हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो जय भारत मूल निवासी चैनल पर सचिव पोल खोल न्यूज। सभी भारत मूल निवासियों महापुरुषों को बार बार नमन। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज मैं जैसा कि पहले की तरह से आप जानते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से टीवी चैनल तो जो इंटरनेशनल टीवी चैनल्स हैं वो कुछ और दिखा रहे हैं और असल चीज़ को नहीं दिखा रहे हैं। ये बात को बखूबी आप समझ चुके हैं। तो ये जो है आज सोशल मीडिया ही आधार रह चुकी है ज़मीन से जुड़ करके दिखाने का। किसान आंदोलन चरम सीमा पर आगे बढ़ रहा है। किसानों की असंतुष्टि सरकार से बढ़ रही है और मोर्चाबंदी चालू है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आइए इन संदर्भ में हम कुछ ऐसे खुलासे करने जा रहे हैं जिसमें सेना के जवान भी शामिल होंगे और कुछ मीडिया कर्मी भी शामिल होंगे। इसमें सच क्या है तो किसानों का जो मांग है आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो जो सरकार जो है असंवैधानिक तरीके से बिना संसद में बहस कराए किसानों के बिल जो लाई है लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए, उसे भारत के किसान असंतुष्ट हैं और उसे रद्द करने और वापसी करने का मांग करते हैं और उस जिद पर अड़े हुए हैं। इधर सरकार जो है, बीजेपी की सरकार जो है, उसे रद्द न करने पर अड़ी हुई है और उस पर सैन्य कार्रवाई और जारी है और तरह तरह के जो है हथकंडे अपनाते हुए सुनियोजित साजिश के तहत किसानों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। तो आइए इस संदर्भ में हम देखते हैं कुछ सच कैसे हैं, उसको देखते हुए आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप दिखाऊंगा और इसके बाद इस पर बात करूंगा, फिर आप पुनर्विचार इस पर करने का काम करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, बढ़ते हैं कुछ वीडियो क्लिप की तरफ और जो है आप उसको देखिए ध्यान से। इस वीडियो क्लिप को आप ध्यान से देखिए और की पूरी मंशा थी कि अब ये परेड शांतिपूर्वक होगी। परेड जो असली में हकीकत में किसान थे, उन्होंने पूरी शांतिपूर्वक अपनी परेड पूरी की है। आंदोलन में हिस्सा बने रहे, अपनी शांतिपूर्वक जो यात्रा करनी थी वो की, उसको पूरा किया। अब आती है कि इसमें ये कौन था जो ये हरकत कर गया कि लाल किले पे जो झंडा फहराने वाली है, ये हरकत किसने की? जो आदमी ट्रैक्टर पे बैठ के लाइव कर रहा था और वीडियो बना रहा था, लाल किले के ऊपर लाइव करके वीडियो बना रहा था, उसके पास जब किसान पहुंचे हैं, जब उसे सवाल करने शुरू किए हैं, सवाल करने जैसे उससे शुरू किए तो फिर वो भाग्या क्यों भाई? भाग्या क्यों? वो वहां से भाग के क्यों खड़ा हो गया? जब किसान उसके पीछे लगे हैं तो वो भाग गया। फिर उसको किसानों ने गालियां भी दी हैं। फिर उसी टाइम पे एक बंदा आता है, उसके लिए मोटरसाइकिल लेके आता है और मोटरसाइकिल लेके वो बंदा फरार हो जाता है। ध्यान से सुन लेना एक बात को, बाद में जिसके भी सवाल है अपने सवाल कर लेना, बिल्कुल हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। वो मोटरसाइकिल लेके वो बंदा वहां से फरार हो जाता है भाई। उस उधर जो उसके खड़े थे वहां पे जो, और फिर वही बंदा जब मोदी के साथ होता है या किसी फिल्म स्टार के साथ होता है, धर्मेंद्र हो, सनी देओल हो, कोई भी उनके साथ फोटो खिंचवाता है, तब तो भाई वो बंदा पगड़ी नहीं पहनता, कोई पगड़ी नहीं, उसके सिर पे कुछ नहीं है, कोई पगड़ी नहीं, कुछ नहीं, वो फोटो खिंचवाता है। और जब वो बंदा किसानों के बीच में आता है तो वो बंदा पगड़ी पहन के आता है, पूरा प्रॉपर जो सरदारों वाली ड्रेस होती है वो पहन के आता है और किसानों के बीच में आता है दिखाने के लिए कि मैं भी किसानों के साथ हूँ। फोटो खिंचवाते टाइम पे फिल्म स्टार के साथ या नेताओं के साथ फोटो खिंचवाता, ध्यान से देख लेना, उसके सिर पे कोई पगड़ी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। इसका सीधा सा असर क्या होता है? अगर भाई कहीं पर उसकी इमेज बने तो उसकी इमेज बनी, और जो किसानों के बीच में पगड़ी पहन के आता है
डैमेज अगर कुछ हो तो वो किसानों का डैमेज हो। अगर वो कोई गलत हरकत करता है, कहीं पे झंडा लगाता है, कुछ करता है, डैमेज होगा तो वो किसानों का डैमेज होगा। क्योंकि सबकी नजर थी, पूरी दुनिया की नजर थी। किसानों ने जो परेड करने के लिए बोला था ना, पूरी दुनिया की नजर थी इस परेड के ऊपर। और सरकार तो चाहती ही थी इसको खराब करना, इसको डाइवर्ट करना। जो भी था वो दीप सिद्धू या को जो बोल रहे हो, वो रात को आता है अचानक से सिंगू बॉर्डर पे। डैमेज अगर कुछ हो तो वो किसानों का डैमेज हो। अगर वो कोई गलत हरकत करता है, कहीं पे झंडा लगाता है, कुछ करता है, डैमेज होगा तो वो किसानों का डैमेज होगा। क्योंकि सबकी नजर थी, पूरी दुनिया की नजर थी। किसानों ने जो परेड करने के लिए बोला था ना, पूरी दुनिया की नजर थी इस परेड के ऊपर। और सरकार तो चाहती ही थी इसको खराब करना, इसको डाइवर्ट करना। जो भी था वो दीप सिद्धू या को जो बोल रहे हो, वो रात को आता है अचानक से सिंगू बॉर्डर पे आता है, स्टेज के ऊपर कब्जा करता है, लोगों को भड़काता है, भड़काऊ भाषण देता है कि नेताओं का बहिष्कार कर दो, जो किसान नेता बनाए हुए हैं उनका बहिष्कार करो, हम नहीं मानते उनको। भाई ऐसा है, एक परिवार को संभालना भी मुश्किल आज के टाइम पे। और जो वहां पर लाखों करोड़ों में भीड़ थी, उसको कोई संभाल के दिखा दो, संभाल के दिखाओ उस भीड़ को। इस चीज की जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, जब वहां पर बोला गया था सुबह 8 बजे न्यूज आ गई थी, तब तक तो सबके सोशल मीडिया चल रही थी, फोन चले, सब कुछ चल रहा था। 8 बजे न्यूज आ गई थी कि कुछ उपद्रवी घुस चुके हैं किसानों के बीच में और वो बैरिकेड तोड़ रहे हैं। ये न्यूज आ गई थी सुबह 8 बजे। एक एक चीज को ध्यान से देखो और आपको पता चल जाएगा। 8 बजे न्यूज में आया कि सिंगू बॉर्डर पे बैरिकेड तोड़ के अंदर घुसा जा रहा है, कुछ उपद्रवी घुस चुके हैं किसानों के बीच में। तब कोई हरकत नहीं हुई। शाम को 7 बजे तक, कोई 7 बजे होती है, गृह मंत्री के घर पर मीटिंग होती है। मीटिंग होने के बाद शाम को 7 बजे आदेश दिया जाता है पुलिस को कि आप बलपूर्वक इनको यहां से निकालो, लाठीचार्ज करो। उससे पहले बीच में हुआ जो दंगा हुआ, जो भड़का किस्म का काम हुआ है, किसानों ने स्पष्ट बोल दिया, जो सही में किसान थे वो अपनी परेड कर रहे थे। अपनी परेड का जो रूट दिया था सरकार ने, उसी रूट पर चले हुए थे। ये डाइवर्ट करने का काम किसका था आप समझो। जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, आईटीओ पर हुआ है ना, जो आईटीओ पर जो ये घटनाक्रम हुआ है, लाठीचार्ज वाला हुआ है, जो भी कुछ हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, किसान का जो किसान शहीद हुआ, हम तो शहीद बोलेंगे भाई, जो ये बोले ना कि शहीद कैसे हुआ, शहीद हुआ भाई गोली लगने से हुआ, ट्रैक्टर पलटने से हुआ ना। वो आंदोलन कर रहा था, इस जनता के लिए कर रहे थे। यह आंदोलन जो चला हुआ था, जो परेड थी, सरकार ने जो रूट दिया उसी पर चल रहे थे। आईटीओ पे जो गोल चक्कर आता है, उसकी आप सीधी स्ट्रेटजी देखो। आईटीओ पर वहां से 500 मीटर दूर, लेफ्ट हैंड की तरफ 500 मीटर दूर, जहां पर ये बैरिकेड लगा रखे थे, डबल बैरिकेड लगा रखे थे, वहां पर हेडक्वार्टर है किसका, जो मौजूदा सरकार है, बीजेपी सरकार है, उसका हेडक्वार्टर, मेन हेडक्वार्टर है आईटीओ पर 500 मीटर साइड में। उसकी तरफ तो डबल बैरिकेड लगा रखे थे, कोई उसकी तरफ जाने नहीं दिया गया। और जो लाल, वहां से गोल चक्कर से आप राइट हैंड की तरफ घूमोगे, 2.5 से 3 किलोमीटर आगे है लाल किला। लाल किला किसका है? हमारा सरकारी संपत्ति है, सबको पता है इस चीज का। वो अपनी सरकारी संपत्ति है, वो हमारा लाल किला, किसी सरकार का उसका नहीं है, आम जनता का है वो लाल किला, सबके लिए है, वो सबके लिए है वो लाल किला। उस लाल किले की तरफ उन्होंने उसको खोल दिया, गेटो खोल दिया। किसकी साजिश थी ये? कौन इस साजिश को रचना चाह रहा था? कौन डाइवर्ट कर रहा था किसानों के रूट को, बीच बीच में रोक क्या? और जो लाल, वहां से गोल चक्कर से आप राइट हैंड की तरफ घूमोगे, 2.5 से 3 किलोमीटर आगे है लाल किला। लाल किला किसका है? हमारा सरकारी संपत्ति है, सबको पता है इस चीज का। वो अपनी सरकारी संपत्ति, वो हमारा लाल किला, किसी सरकार का उसका नहीं है, आम जनता का है वो लाल किला, सबके लिए है, वो सबके लिए है वो लाल किला। उस लाल किले की तरफ उन्होंने उसको खोल दिया, गेटो खोल दिया। किसकी साजिश थी ये? कौन इस साजिश को रचना चाह रहा था? कौन डाइवर्ट कर रहा था किसानों के रूट को? बीच बीच में रोक क्या गया है, ट्रैक्टरों में सुए मारे गए हैं। कौन था वो? बीच बीच में पत्थरबाजी भी हुई है, उसके वीडियो भी दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सोशल मीडिया को बंद कर दिया गया था, बुरे तरीके से बंद कर रखा था, फोन होने भी बंद हो गए थे। वहां पर से 3 किलोमीटर आगे है लाल किला। लाल किला किसका है? हमारा सरकारी संपत्ति है, सबको पता है इस चीज का। वो अपनी सरकारी संपत्ति, वो हमारा लाल किला, किसी सरकार का उसका नहीं है, आम जनता का है वो लाल किला, सबके लिए है, वो सबके लिए है वो लाल किला। उस लाल किले की तरफ उन्होंने उसको खोल दिया, गेटो खोल दिया। किसकी साजिश थी ये? कौन इस साजिश को रचना चाह रहा था? कौन? हमारा लाल किला, किसी सरकार का उसका नहीं है, आम जनता का है वो लाल किला, सबके लिए है, वो सबके लिए है वो लाल किला। उस लाल किले की तरफ उन्होंने उसको खोल दिया, गेटो खोल दिया। किसकी साजिश थी ये? कौन इस साजिश को रचना चाह रहा था? कौन डाइवर्ट कर रहा था किसानों की सरकारी संपत्ति, वो हमारा लाल किला, किसी सरकार का उसका नहीं है, आम जनता का है वो लाल किला, सबके लिए है, वो
सबके लिए है वो लाल किला। उस लाल किले की तरफ उन्होंने उसको खोल दिया, गेटो खोल दिया। किसकी साजिश थी ये? कौन इस साजिश को रचना चाह रहा था? कौन डाइवर्ट कर रहा था किसानों के रूट को? बीच बीच में रोका गया है, ट्रैक्टरों में सुए मारे गए हैं। कौन था वो? बीच बीच में पत्थरबाजी भी हुई है, उसके वीडियो भी दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सोशल मीडिया को बंद कर दिया गया था, बुरे तरीके से बंद कर रखा था फोन। दोस्तों, ये सेना के जवान है, भारत के सेना के जवान हैं और अवेलेबल ड्यूटी पर है। इन्होंने जो बातें कही है इससे साफ जाहिर होता है, इनकी बातों पर ध्यान दीजिए। ये जो बात कह रहे हैं उससे स्पष्ट जाहिर होता है कि दीप सिंधु जो है, जो लाल किले पर झंडा फहराने का काम किया था, उसके ग्रुप को दिल्ली पुलिस ने, जो वहाँ मौजूदा हालात में पुलिस थी, बहुत आसानी से उसको लाल किले में घुसने दिया। उसको खोल करके जानबूझ करके एक सुनियोजित साजिश के तहत जो है पुलिस खुद ही उसको चढ़ाने का काम किया। वो खुद जो बिना पुलिस के मिली भगत के वो वहाँ पर जा ही नहीं सकता था और उसमें लोग घुस ही नहीं सकते थे। इस बात पर ध्यान दीजिए और फिर आगे इनकी बात को ध्यान से सुनिए। इनके बात में भी बंद हो गए थे। वहां पर जो पत्थरबाजी हुई है, किसानों के मार्च के ऊपर जो पत्थरबाजी हुई है, वहां पर एक लेडीज पत्थरबाजी कर रही है। ऊपर से एक लेडीज पत्थरबाजी कर रही है, ऊपर से पत्थर मार रही है, जो किसानों की परेड चल रही है उसमें पत्थरबाजी कर रही है, लोगों को भड़काया जा रहा है, जानबूझ के भी बंद हो गए थे। वहां पर जो पत्थरबाजी हुई है, किसानों के मार्च के ऊपर जो पत्थरबाजी हुई है, वहां पर एक लेडीज पत्थरबाजी कर रही है। ऊपर से एक लेडीज पत्थरबाजी कर रही है, ऊपर से पत्थर मार रही है, जो किसानों की परेड चल रही है उसमें पत्थरबाजी कर रही है, लोगों को भड़काया जा रहा है, जानबूझ के भड़काया जा रहा है। उन सोशल मीडिया को बंद कर दिया गया था, बुरे तरीके से बंद कर रखा था, फोन होने भी बंद हो गए थे। वहां पर जो पत्थरबाजी हुई है, किसानों के मार्च के ऊपर जो पत्थरबाजी हुई है, वहां पर एक लेडीज पत्थरबाजी कर रही है। ऊपर से एक लेडीज पत्थरबाजी कर रही है, ऊपर से पत्थर मार रही है, जो किसानों की परेड चल रही है उसमें पत्थरबाजी कर रही है, लोगों को भड़का। इनके बातों को ध्यान से सुनिए। यह स्पष्ट रूप से बता रहे हैं जो भारत के जवान हैं मौजूदा हालात में, कि जो किसानों की परेड चल रही थी 26 जनवरी 2021 को, उसमें पत्थरबाजी जो हो रहा था, वो छत के ऊपर से एक लेडीज पत्थरबाजी किसानों के ऊपर कर रही थी। आखिर ये कौन लोग थे? ये निश्चित रूप से एक तरफ जो है दिल्ली के लाल किले पर कुछ लोगों को बहुत आराम से पुलिस पहुंचने देती है, और दूसरी तरफ सरकार के ही लोग जो सरकार से और पुलिस से मिली भगत करके रखे हैं, किसानों पर पत्थरबाजी करते हैं। इनकी बातों को ध्यान से सुनिए। ये एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और इनकी बातों में दम है। जा रहा है, जानबूझ के भड़काया जा रहा है। उसके आत्मा आप ध्यान से देखना कि जी हिंदुस्तान का माइक था। हम नहीं मानते कि वो जी हिंदुस्तान न्यूज चैनल वाली होगी या कौन होगी, लेकिन उसने जी हिंदुस्तान का माइक पकड़ा हुआ था और वो लेडीज थी पत्थर मारने वाली। उसकी तरफ किसी का ध्यान गया या उसको किसी ने दिखाने की कोशिश की? जो पत्थर मार रही है, जो किसानों की परेड चल रही है उसमें पत्थरबाजी कर रही है, लोगों को भड़काया जा रहा है, जानबूझ के भड़काया जा रहा है। उसके आत्मा आप ध्यान से देखना कि जी हिंदुस्तान का माइक था। हम नहीं मानते कि वो जी हिंदुस्तान न्यूज चैनल वाली होगी या कौन होगी, लेकिन उसने जी हिंदुस्तान का माइक पकड़ा हुआ था और वो लेडीज थी पत्थर मारने वाली। उसकी तरफ किसी का ध्यान गया या उसको किसी ने दिखाने की कोशिश की? जो ऊपर से पत्थर मार रही है, जो किसानों की परेड चल रही है उसमें पत्थरबाजी कर रही है, लोगों को भड़काया जा रहा है, जानबूझ के भड़काया जा रहा है। उसके आत्मा आप ध्यान से देखना कि जी हिंदुस्तान का माइक था। हम नहीं मानते कि वो जी हिंदुस्तान न्यूज चैनल वाली होगी या कौन होगी, लेकिन उसने जी हिंदुस्तान का माइक पकड़ा हुआ था और वो लेडीज थी पत्थर मारने वाली। दोस्तों, इनकी आवाज़ पर ध्यान दें। ये साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं कि जो लेडीज पत्थर मार रही थी उसके हाथ में जी न्यूज हिंदुस्तान का माइक था। जो आईडी बोलता है वो जी न्यूज चैनल जो है, जी न्यूज हिंदुस्तान का माइक था। वो औरत जो है, वो लेडीज जो है पत्थर चला रही थी। इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए और आगे बढ़िए। उसकी तरफ किसी का ध्यान गया या उसको किसी ने दिखाने की कोशिश की? जो ऊपर से पुल के ऊपर से जो पत्थर मार रही थी, जो ये घटना हुई है जहां पे आईटी ऑफिस के पास, ऊपर से पत्थर मारे जा रहे थे, पत्थर फेंके जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, गोली लगी उस किसान को, उसको वहीं पर रोक दिया गया। ये सभी की सभी साजिश क्या थी? जो पुलवामा हमले की जो चैट सामने आई है ना, व्हाट्सएप चैट सामने आई है, उस पर से ध्यान हटाने के लिए जो बिकाऊ मीडिया है उस पर तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। ये बिकाऊ मीडिया इंतजार में थी कहां पर गड़बड़ हो, परेड शांतिपूर्वक नहीं चलनी चाहिए। सरकार की पूरी मंशा थी
कि अब ये परेड शांतिपूर्वक होगी। परेड जो असली में हकीकत में किसान थे उन्होंने पूरी शांतिपूर्वक अपनी परेड पूरी की है। जो लाल किले की तरफ गए हैं, जो झंडा फहराने वाला वो दीप सिद्धू है, किसका आदमी है उसकी सीबीआई जांच करो। किसका आदमी हो, किसके कहने से जो ये घटना हुई है, जहां पे आईटी ऑफिस के पास ऊपर से पत्थर मारे जा रहे थे, पत्थर फेंके जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं, गोली लगी उस किसान को, उसको वहीं पर रोक दिया गया। ये सभी की सभी साजिश क्या थी? जो पुलवामा हमले की जो चैट सामने आई है ना, व्हाट्सएप चैट सामने आई है, उस पर से ध्यान हटाने के लिए जो बिकाऊ मीडिया है उस पर तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। ये बिकाऊ मीडिया इंतजार में थी कहां पर गड़बड़ हो, परेड शांतिपूर्वक नहीं चलनी चाहिए। सरकार की पूरी मंशा थी कि अब ये परेड शांतिपूर्वक होगी। परेड जो असली में हकीकत में किसान थे उन्होंने पूरी शांतिपूर्वक अपनी परेड पूरी की है। जो लाल किले की तरफ गए हैं, जो गोली लगी उस किसान को, उसको वहीं पर रोक दिया गया। ये सभी की सभी साजिश क्या थी? जो पुलवामा हमले की जो चैट सामने आई है ना, व्हाट्सएप चैट सामने आई है, उस पर से ध्यान हटाने के लिए जो बिकाऊ मीडिया है उस पर तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। ये बिकाऊ मीडिया इंतजार में थी कहां पर गड़बड़ हो, परेड शांतिपूर्वक नहीं चलनी चाहिए। सरकार की पूरी मंशा थी कि अब ये परेड शांतिपूर्वक होगी। परेड जो असली में हकीकत में किसान थे उन्होंने पूरी शांतिपूर्वक अपनी परेड पूरी की है। जो लाल किले की तरफ गए हैं, जो झंडा फहराने वाला वो दीप सिद्धू है, किसका आदमी है उसकी सीबीआई जांच करो। किसका आदमी हो, किसके कहने से, उसके पिछले 7 दिनों की उसकी कॉल रिकॉर्ड्स। दोस्तों, इनकी आवाज़ पर ध्यान दीजिए। ये साफ साफ बता रहे हैं, जो भारत के मिलिट्री जवान हैं स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जो है अर्णब गोस्वामी का जो व्हाट्सएप चैट आया था पुलवामा हमला से संबंधित, उस आवाज़ को दबाने के लिए किसान आंदोलन के बहाने मीडिया भी इसको साजिश करने में शामिल थी और बदनाम करने में शामिल थी, उसमें योगदान निभा रही थी, स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। और वो दीप सिद्धू जो है वो बीजेपी आरएसएस का आदमी था, ये भी इसको स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। फिर इनकी आगे बातें को ध्यान से सुनिए। सब कुछ निकालो, सारी डिटेल निकालो उसकी और लोगों के सामने रखो। ये कब किससे इसकी बातचीत हुई है? ये बंदा आता है एकदम से अचानक से सिंगू बॉर्डर पे आ जाता है, रात को आता है, रात को 11 बजे आकर सिंगू बॉर्डर पर स्टेज पे चढ़ जाता है। इसके कुछ आदमियों को अपने को साथ लेके आता है, वहां से चढ़ के चिल्लाता है कि ये नेता बिक गए हैं, ये नेता कुछ नहीं करेंगे। कभी वो राज्यपाल जी का नाम ले रहा है, कभी किसी का नाम ले रहा है कि नेता तो बिके हुए हैं, ये तुम्हारा कोई भला नहीं करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि नौजवान अपने ऊपर काबू रखना, आपको भड़काया जाएगा। भड़काने वाला सिस्टम इन्होंने देखा था कि भाई जो किसान 62 दिनों से शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, जहां पर एक चिड़िया तक का भी खुड़का नहीं हुआ, किसी दुकान को लूटा गया, किसी के साथ मार पिटाई हुई, कुछ नहीं हुआ। इन्होंने देखा जो आदमी 62 दिन से शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, एकदम से अचानक से इतना भड़काऊ काम किया किसने? पहले ही बताया था भाई कि एक एक चीज पर नजर रखना, ठंडे दिमाग से रहना, बिल्कुल हर एक चीज पे अपनी तरफ से नजर रखना, नहीं किसी के बहकावे में आना, कुछ नहीं आना। एक आदमी आता है आपको रातों रात भड़काता है, और आप लोग कुछ भाई थे जो नौजवान थे, कुछ उन्होंने क्यों सरदार की ड्रेस पहन के आया, सरदारों को बदनाम करने की सब पहले ही बताया था। पंजाब वालों को बदनाम करो, जो पंजाब हरियाणा की एकता बनी और जो एकता इन्होंने देखी, 62 दिन से हम चाल पे चाल चल रहे हैं, और ये पंजाब हरियाणा की एकता नहीं टूट रही, पूरे देश की एकता होगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये महाराष्ट्र, उड़ीसा, मद्रास, चेन्नई तक का आदमी यहाँ पर आया हुआ था और सबकी एकता है। यहाँ ना कोई जातिवाद चल रहा, ना कोई धर्मवाद चल रहा। क्यों? सबको पता था ये लड़ाई फसल और नस्ल की लड़ाई है। जो लड़ाई लड़ने के लिए हम दिल्ली बैठे हुए हैं ना, वो फसल और नस्ल की लड़ाई है। हम उस लड़ाई को लड़ने के लिए बैठे हुए थे। सरकार अपनी चाल पे चाल चल रही थी, किसी चाल में कामयाब नहीं हो पाई। पहले उन्होंने दूसरा रूट दिया, फिर उन्होंने रूट बदली किया, वो रूट भी मान लिया इनका कि हम ये रूट देंगे, उस रूट को भी मान लिया। तो इन्होंने देखा है कि शांतिपूर्वक है, ये अपनी शांति से अपना पूरा काम करेंगे, क्योंकि शांति से बड़ा, मैंने पहले बताया था, शांतिपूर्वक और सबसे बड़ी चीज अनुशासन में रहना। अनुशासन में रहते हुए हम अपना पूरा काम करेंगे। सरकार झुक गई, सरकार डर चुकी थी। ये सरकार का डर बोल रहा है, जो रात में आकर स्टेज पर कब्जा किया गया है, उधर में जो लाठीचार्ज आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, यहां से साफ तौर से जाहिर था कि ये सरकार की डरी हुई सरकार ने साजिश की थी। इसलिए सभी से एक अपील है, मेरे भाई हर चीज पर अपनी नजर रखो। पहले ही बताया था, मैंने पहले वीडियो में बोल दिया था कि जो यहाँ पर 50 लाख 1 करोड़ आदमी है, वो सभी के सभी नेता है। अपना दिमाग लगाना, किसी एक आदमी का दिमाग नहीं चलेगा।
इससे एक आदमी का दिमाग नहीं चल पाएगा। मेरे भाई पहले ही सबको बताता, शांतिपूर्वक रहना, मत किसी की बातों में आना, नहीं किसी के बहकावे में आना। जब तक आप शांतिपूर्वक रहोगे आपको कोई नहीं तोड़ सकता। भाई सबके पास दिमाग है, सब अपने दिमाग से लगे हुए थे। इतने आदमी हैं जो ये भाई नहीं संभाल पाते। आपको पहले ही बताया था कि योगदान सभी को देना है, सभी को पता है ये हमारा आंदोलन है, सबका जन आंदोलन है। ये हर एक बच्चे से लेके बूढ़ा तक इस आंदोलन का जिम्मेवार है। पहले ही बताया था, आप लोगों को बताया था ठंडे दिमाग से रहना। ना तो वो जो 40 नेता हमने बना के बिठाए वो नहीं संभाल पाएंगे इतनी बड़ी भीड़ को। भाई आगे चलेगा जो चलेगा तो कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, एक एक आदमी पर नजर नहीं रखी जाती। भाई दोस्तों इनकी आवाज़ पर ध्यान रखिए। ये स्पष्ट रूप से अपनी बातों से स्पष्ट किया कि जो है बीजेपी की सरकार जो है किसानों को बदनाम करना चाहती थी, और सरकार और पुलिस से मिल कर के ये जो लोग जो है किसानों को बदनाम करने के लिए एक साजिश के तहत जो है ये बदनाम करने का काम किया। अब आइए देखिए दीप सिद्धू का संबंध किस प्रकार से जो है, दीप सिद्धू का संबंध जो है किसके साथ है, कैसे है, उसको आप देखिए। नमस्कार, मैं रविश कुमार। जब कभी बड़े स्तर पर हिंसा हो जाती है तब उसे पहले दिन कवर करना मुश्किल काम होता है। हर किसी के पास अपना एक अलग वीडियो होता है और अलग अलग दलीलें। हर वीडियो एक अलग कथा की तरफ ले जा रहा होता है। कई कथाएं मिलकर की क्षमता रखता है, आप समझ सकते हैं। जैसे 1 फरवरी को बजट है, लेकिन आप बजट की बात नहीं संदेह कर रहे थे, उन्हें भी यकीन हो गया कि उनका संदेह सही था। कल से दर्जनों वीडियो चल रहे हैं, अभी और आएंगे। एक वीडियो में किसान ही दीप सिद्धू को खदेड़ रहे हैं और वो भाग रहा है, तो एक वीडियो में सुरक्षा बल के जवान ही ट्रैक्टर पर लगे तिरंगा झंडा को तोड़ रहे हैं, तो उसी वीडियो में जवान झंडे को गिरने से बचा भी रहा है। किसी वीडियो में पुलिस किसानों को मार रही है तो किसी में किसान पुलिस को मार रहे हैं। दिक्कत है कि आप किसी भी वीडियो को लेकर एक हद से आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि बहुत चीजों के वीडियो तो अब भी सामने नहीं आए हैं। आज किसानों ने भी बैठक की है, दिल्ली पुलिस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। दीप सिद्धू को लेकर सवाल जारी है, जिन्हें कल मैंने प्राइम टाइम में दीप संधू कह दिया था, मगर वो सिद्धू हैं। दोस्तों इस फिगर को देखिए, ये एनडीटीवी के पत्रकार जो हैं, प्रसिद्ध पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार हैं, रविश कुमार जी ने इसको शो किया है। इसमें स्पष्ट रूप से आप इसको आसपास है, ये है दीप सिद्धू। ये एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, एक तरफ उनका और आदमी है, ये जो है सांसद हैं बीजेपी के, इनको आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। इसको स्पष्ट रूप से देखिए, और ये स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटो खिंचाना कोई आम आदमी की बात नहीं है। ये बिल्कुल जो प्रधानमंत्री का नज़दीकी आदमी होता है वही ये फ़ोटो खिंचाता है, और वो जब तक पूरे सिक्योरिटी के परमिशन नहीं होती तब तक कोई प्रधानमंत्री के साथ नहीं होता। इस दीप सिद्धू के पास जो है न तो दाढ़ी है और न तो सर पर, ये इसको ध्यान से देखिए, दीप सिद्धू के सर पर जो है न तो ये पंजाबी कोई पगड़ी है और न सिख का पगड़ी है, एक आम आदमी की तरह है। जैसे ये आम आदमी की तरह है, ये आम आदमी की तरह है, इसी तरह से ये इसका लोकेशन है स्पष्ट रूप से। यानी ये दीप सिद्धू जो है एक सुनियोजित साजिश के तहत जब किसान आंदोलन में जाता है तो पंजाबी बन करके जाता है, सिख बन करके जाता है। यह इसका लुक है, स्पष्ट रूप से देखिए और इसको आगे बढ़िए। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के साथ दीप सिद्धू की यह तस्वीर वायरल हो चुकी है। देखिए ये अमित शाह के साथ जो है बातचीत हो रही है, ये जो है अपना ये दीप सिद्धू बैठे हुए हैं और ये आदमी बराबर इनके साथ है। ये आदमी यहाँ भी अपना है, ये अमित शाह जी के साथ बैठे हुए दीप सिद्धू, ये स्पष्ट रूप से है। और ये अब गृह मंत्री है अमित शाह जी, तो गृह मंत्री अमित शाह जी किसान का आदमी कैसे पहुंच जाएगा? अब ये स्पष्ट रूप से देखिए, ये आपसी तालमेल कितना अच्छा है और इसको गोल राउंड में मार करके दिखाया जा रहा है कि यही है दीप सिद्धू जिसने दिल्ली के लाल किला पर किसान आंदोलन के अंतर्गत झंडा फहराया था। और एक सरकार और पुलिस की मिली भगत से इनके ग्रुप को दिल्ली पुलिस ने आराम से किला में घुसने दिया था, कोई कार्रवाई नहीं किया था। ये किसानों को बदनाम करने की सेटिंग थी। आइए इसको आगे देखिए।
इस तस्वीर से संदेह पैदा की जा रही है कि दीप बीजेपी का आदमी था, पर क्या प्रमाण के तौर पर यह तस्वीर काफी है? लेकिन ऐसी ही तस्वीर दीप और राहुल गांधी की होती तो गोदी मीडिया और आईटी सेल क्या करता? गोदी मीडिया हाँ, अब यहाँ जो है कहना है कि जो है प्रमाण के तौर पर इस तस्वीर को माना जा सकता है या ना माना जा सकता है, लेकिन सवाल ये है कि यही तस्वीर यदि राहुल गांधी के साथ, सोनिया गांधी के साथ होता तो मीडिया क्या करती? फिर उसको प्रमाण मानती या नहीं मानती, ये सवाल है। अब जब ये प्रमाण जो है ये बीजेपी के नेताओं के साथ, खास प्रधानमंत्री जी के साथ, फिर जो है अमित शाह के साथ यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, तब मीडिया इस पर क्यों मुंह चुराते फिरती है आकि ये जो है कैसे पहुँचे? ये निश्चित रूप से स्पष्ट रखता है आकि ये जो है ये किसान आंदोलन में शामिल रहने वाला व्यक्ति नहीं है। ये व्यक्ति जो है बीजेपी के तरफ से सिलेक्ट किया हुआ व्यक्ति है। ये तस्वीर इसको बोध कराती है। अगर यही तस्वीर राहुल गांधी के साथ होता, यही तस्वीर सोनिया गांधी जी के साथ होता, तो ये देश में यही बीजेपी भौकाल मचाती आकि देश में झंडा फहराने का काम, तिरंगा को अपमानित करने का काम कांग्रेस ने करवाया। लेकिन ये मीडिया जो है अब इसको मुंह चुरा करके छुपाने और दबाने की और आज की राजनीति ने यही तर्क प्रणाली बनाई है। देखिए, ये जो है ये बीजेपी के सांसद हैं, इनका नाम आप अच्छी तरह से जानते हैं, सनी देओल। और ये जो है ये बीजेपी के नेता है, माला पहने हुए चुनाव प्रचार में ये गए हुए हैं। ये स्पष्ट रूप से इनको स्पष्ट रूप से देखिए, यही है दीप सिद्धू जो मैं एरो घुमा रहा हूँ। और ये जो है सनी देओल जो है अपना बीजेपी के नेता है, चुनाव प्रचार में गए हैं। यह स्पष्ट फिगर जो है स्पष्ट जाहिर करता है कि दीप सिद्धू बीजेपी का आदमी। देओल ने 6 दिसंबर को ही ट्वीट किया था कि दीप उनका चुनावी एजेंट था, लेकिन अब उससे उनका नाता नहीं, वे किसानों के साथ। अब ये घटना होने के बाद जो है ये पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं और ये पल्ला झाड़ करके उसको दरकिनार करने का काम कर रहे हैं और ये साजिश से निकलना चाहते हैं। लेकिन यह एक मुश्किल बात है। क्या इसी सफाई से आईटी सेल और गोदी मीडिया मान जाता? अगर तो इसको स्पष्ट रूप से देखिए, ये जो है यहाँ से किया था कि दीप उनका चुनावी एजेंट था, लेकिन अब उससे उनका नाता नहीं, वे किसानों के साथ हैं। क्या इतनी सफाई से देखिए, ये स्पष्ट जो है ये है दीप सिद्धू। यह स्पष्ट रूप से यहाँ ये कईक एगो दुगो फिगर नहीं है, ये कईक फिगर जो है स्पष्ट रूप से देखिए, यह स्पष्ट रूप से ये दिखता है। ये है दीप सिद्धू, स्पष्ट रूप से इसको आप गौर करिए। ये सारे चीज़ जो है यह स्पष्टीकरण करते हैं कि किस तरह से जो है किसानों को बदनाम करने के लिए और बड़े आराम से पुलिस छोड़ती है, इसलिए कि अंदर अंदर सरकार का आदेश था कि इन लोगों को जाने देना है। और किसानों को बदनाम करने के लिए स्पष्ट रूप से ये साजिश रची गई थी और वो बीजेपी के तरफ से, आरएसएस के तरफ से रची गई थी। ये पुख्ता सबूत के रूप में स्पष्ट जाहिर है। यही यदि कांग्रेस नेताओं के साथ होता तो ये देश में यही मीडिया बवाल मचाती और कांग्रेस को घेरने का काम कर। मीडिया मान जाता अगर दूसरे के साथ ऐसा होता है। यह स्पष्ट रूप से देखिए, ये धर्मेंद्र और हेमा मालिनी और उनके साथ, और ये दीप सिद्धू यहाँ दोनों फोटो में यह स्पष्ट, यानी बीजेपी के नेताओं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के सांसदों के साथ इनका स्पष्ट रूप से फोटो है। कोई एगो फोटो तस्वीरें नहीं है जिसको कि अचानक या स्वाभाविक बस या संजोग बस कहा जा सकता है। ये पूरी तरह से खेल। अगर फोटो के अलावा कोई ठोस प्रमाण ना हो तो किसी भी तार्किक व्यक्ति को मान लेना चाहिए कि फोटो काफी नहीं है। एक वीडियो चल रहा है जिसमें सनी देओल दीप को छोटा भाई कह रहे हैं। इतना पुराना नाता है, क्या सब कुछ इनकार कर देने से खत्म भी हो जाता है? अगर ऐसा ही पुराना वीडियो दीप का होता और वह राहुल गांधी को अपना नेता बता रहा होता या राहुल उसे छोटे भाई कह रहे होते तो साबित कर दिया जा। देखिए, ये इनके फैमिली, परिवार और दीप सिद्धू ये पूरी तरह से ये दीप सिद्धू कोने में बैठे हुए हैं। इसको स्पष्ट रूप से आप देखिए कि इस हिंसा के पीछे सिर्फ देखिए, ये पूरे फैमिली के साथ ये हेमा मालिनी है, धर्मेंद्र जी हैं और ये जो है दीप सिद्धू, यानी बीजेपी के सांसदों के साथ इसका अपना राहुल गांधी का हाथ है। इसलिए कांग्रेस ने भी अब यह स्पष्ट रूप से ये जो है ये प्रधानमंत्री, ये फोटो आपको दिखा चुका हूँ। यह स्पष्ट रूप से देखिए दीप सिद्धू का कहाँ है। मौका नहीं छोड़ा और रणदीप सुरजेवाला ने दीप सिद्धू की
भूमिका को लेकर सवाल उठाए। भाजपा के करीबी और मोदी शाह के चेले दीप सिद्धू की पूरे समय लाल किले में मौजूदगी, इस उपद्रव में मौजूदगी किसान आंदोलन को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश है। और अब स्थिति उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली है। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि पंजाब से 40 से अधिक किसान संगठन आंदोलन में शामिल हैं और उनके बीच सिर्फ कृषि कानूनों की वापसी पर ही एकजुटता है। कई मुद्दे पर वे आपस में मतभेद रखते हैं। जिनके साथ दीप सिद्धू ने जाने का भाषण दिया था, उन किसान नेताओं ने भी दीप से किनारा कर लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने तो किनारा किया ही है। किसान नेताओं की माने तो दीप सिद्धू लाल किले की घटना के लिए जिम्मेदार है। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली, ट्रिब्यून, इंडियन एक्सप्रेस और कई जगहों पर इसकी रिपोर्टिंग हुई है कि 25 जनवरी की शाम दीप सिद्धू ने किसान आंदोलन के मंच से आक्रामक भाषण दिए थे। 25 जनवरी को 6 बजे से लेकर आधी रात तक आंदोलन में शामिल युवाओं का एक समूह मंच पर काबिज हो गया। युवाओं का यह तबका बार बार रूट बदले जाने के प्लान से नाराज था। उसे लग रहा था कि किसान संगठनों के नेता जहां तक जाने की घोषणा करते हैं, दबाव में आकर वहां से पीछे हट जाते हैं। इन मंचों से किसान नेताओं को भी बुलाया गया और रिंग रोड तक मार्च करने की बात पर जोर दिया गया। हमारा रूट रिंग रोड और हमारी परेड रिंग रोड के नारे लगे। यहीं पर दीप सिद्धू और लखबीर सिंह सिधाना ने भी भाषण दिए। दीप ने कहा कि हमारा नेतृत्व दबाव में है, हम किसान मजदूर संघर्ष समिति के पीछे जाएंगे। किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता सतनाम सिंह पन्नू ने भी रूट नहीं मानने का ऐलान किया था। दीप का भाषण आक्रामक था। एक्सप्रेस ने लिखा है कि लाल किले पर लखबीर सिंह सिधाना मौजूद था या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन उसके रूट में होने की कई तस्वीरें सामने आई हैं। लाल किले की घटना के बाद दीप ने फेसबुक लाइव किया है और कहा है कि जब आंदोलन को दबाया जाता है तब गुस्सा फूट जाता है। किसी एक को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं। यह आंदोलन बहुत बड़ा है और इस पर एक व्यक्ति का काबू नहीं है। जिस पोस्ट पर हमने झंडे लगाए वहां पहले से कोई झंडा नहीं था। हमने यह प्रतीकात्मक कार्रवाई की है। दीप ने कहा कि कोई हिंसा नहीं की, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं तोड़ी, लेकिन यह वीडियो हिंसा का ही चेहरा है कि हजारों लोग लाल किले की प्राचीर पर चढ़े हुए हैं। किले के भीतर हिंसा की तस्वीरें आई हैं और किले के बाहर यहां आप नौजवानों को इस तरह कूदते देख सकते हैं। पुलिस पर काफी तेज हमला हो रहा है। यही नहीं, एक और वीडियो में कुछ किसान दीप को गाली देते हुए खदेड़ रहे हैं और दीप भाग रहा है। बताया जाता है कि जब वो लाल किले से लौटकर सिंघू बॉर्डर आया था, ये वीडियो तब का है। कल रात ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਦੇ जोश नाल ते एक कह लो नाल होश नाल भी। ये दीप सिद्धू अब अपनी सफाई देने में और ये स्पष्ट रूप से ये लगे हुए हैं कि हमारा कोई दोष नहीं है, जोश में आकर के ऐसा किया। तो आइए, इस वीडियो से स्पष्ट जाहिर होता है कि दीप सिद्धू का संबंध बीजेपी नेताओं से, सांसदों से है। तो आगे जो है, अब देखिए, ये जो है आपको दिखाता हूँ, जो सिंधु बॉर्डर पर ये क्या कर रही है सरकार। इन सारे वीडियो क्लिप से सरकार की नमस्कार, मैं मनदीप हूं और मैं एक पत्रकार हूं पेशे से। और मैं मनदीप हैं जो यूट्यूबर पत्रकार हैं। ये ज़मीन से जुड़े हुए चीज़ों को दिखा रहे थे और जब ज़मीन से जुड़े हुए चीज़ों को दिखा रहे थे तो इनका गुनाह ये था कि जो किसान आंदोलन को जो ज़मीन पर हो रहा है, जीरो ग्राउंड रिपोर्ट, उसको दिखा रहे थे। और उसके बाद जो है पुलिस ने इनको उठा लिया, अरेस्ट कर लिया और फर्जी मुकदमे में फंसा दिया। तो सुनिए इनकी अपनी बात, इससे सरकार और पुलिस की मंशा जाहिर हो गई। कल सिंघू मोर्चे पर जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है उसके स्टेज पर था, जब दंगाइयों ने स्टेज के ऊपर हमला किया, किसानों के ऊपर हमला किया। और उस टाइम पे मैंने जो देखा वो मैं आपके आगे बताना चाह रहा हूँ। कल सिंघू मोर्चे पर जो
किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है उसके स्टेज पर था जब दंगाइयों ने स्टेज के ऊपर हमला किया, किसानों के ऊपर हमला किया। और ये कह रहे हैं कि जो दंगाई थे वो किसानों के ऊपर हमला किया और वो जो है दंगाई जो सिंधु बॉर्डर पर किसान मोर्चा के स्टेज जो था उस पर हमला कर रहे थे और ये पत्रकार वहीं पर मौजूदा हालात में ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कर रहे थे, उसकी सच्ची बयां कर रहे हैं। उस टाइम पे मैंने जो देखा वो मैं आपके आगे बताना चाह रहा हूँ। असल में 50-60 लोगों का एक ग्रुप आता है जो तिरंगा लेकर आता है, और वो किसानों के ऊपर, किसानों को पहले गालियां देने लग जाता है और कहता है कि उठकर यहाँ से भागो, तुम्हें सबक सिखाते हैं। और वो फिर पथराव करने लग जाता है, पथराव कर, और पुलिस, वो 50-60 ही थे, लेकिन पुलिस 4 से 5 हजार पुलिस वाले कल थे। 2000 तो उनको बैकअप दे रहा था पूरा, और 4-5 हजार पूरे एरिया में डिप्लॉय कर रखी थी पुलिस, दिल्ली पुलिस थी। तो दिल्ली पुलिस पीछे से उनको बैकअप दे रही है और वो आगे से पथराव कर रहे हैं और लगातार तिरंगा कर यहाँ से भागो, तुम्हें सबक सिखाते हैं। और वो फिर पथराव करने लग जाता है, पथराव कर, और पुलिस, वो 50-60 ही थे, लेकिन पुलिस 4 से 5 हजार पुलिस वाले कल थे। 2000 तो उनको बैकअप दे रहा था पूरा, और 4-5 हजार पूरे एरिया में डिप्लॉय कर रखी थी पुलिस, दिल्ली पुलिस थी। तो दिल्ली पुलिस पीछे से उनको बैकअप दे रही है और वो आगे से पथराव कर रहे हैं और लगातार तिरंगा उन्होंने हाथों में पकड़ा हुआ है, कभी तिरंगा, और एक पेट्रोल बम भी वो फेंकते हैं जो कि उनके पास है, किसानों के पास। किसान कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाया, किसानों के ऊपर पेट्रोल बम फेंकते हैं, उनकी रजाई, लेकिन पुलिस 4 से 5 हजार पुलिस वाले कल थे। 2000 दोस्तों, ये जो संदीप पुनिया जो है, जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया था, कोर्ट ने अब इनको जमानत दे दिया है सरकार को और पुलिस को धत्ता दिखाते हुए। तो ये जो है ये स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि वहाँ पर जो दिल्ली पुलिस की संख्या जो 4 से 5 हजार थी, और उस दिल्ली पुलिस के जो 4 से 5 हजार लोग लगाए थे, उनके देख रेख में और उनके सहयोग से, यानी दिल्ली पुलिस मदद कर रही थी उनको जो किसानों पर पथराव कर रहे थे और पेट्रोल बम फेंक रहे थे। यानी दिल्ली पुलिस जो है खुद पेट्रोल बम किसानों पर फेंकवा रही थी। ये कुछ दंगाइयों की संख्या ये बता रहे हैं कि मात्र 50-60 लोग थे, और उनसे जो है दिल्ली पुलिस खुद जो है ये एक सुनियोजित साजिश के तहत किसानों पर पथराव करवा रही थी, गालियां दिलवा रही थी और जो है पेट्रोल बम फेंकवा रही थी। ये रणनीति का खुलासा कर रहे हैं। तो उनको बैकअप दे रहा था पूरा, और 4-5 हजार पूरे एरिया में डिप्लॉय कर रखी थी पुलिस, दिल्ली पुलिस थी। तो दिल्ली पुलिस पीछे से उनको बैकअप दे रही है और वो आगे से पथराव कर रहे हैं और लगातार तिरंगा उन्होंने हाथों में पकड़ा हुआ है, कभी तिरंगा, और एक पेट्रोल बम भी वो फेंकते हैं जो कि उनके पास है, किसानों के पास। किसान कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाया, किसानों के ऊपर पेट्रोल बम फेंकते हैं, उनकी रजाइयां, गद्दे जलाने की कोशिश करते हैं, जो महिलाओं का टेंट है उसको जलाने की कोशिश करते हैं। तिरंगा उन्होंने हाथों में पकड़ा हुआ है, कभी तिरंगा, और एक पेट्रोल बम भी वो फेंकते हैं जो कि उनके पास है, किसानों के पास। किसान कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाया, किसानों के ऊपर पेट्रोल बम फेंकते हैं, उनकी रजाइयां, गद्दे जलाने की कोशिश करते हैं, जो महिलाओं का टेंट है उसको जलाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब हो रहा था। तो अभी जिन लोगों ने वो हमला किया है वो लोग, उन लोगों की जो आइडेंटिटी है वो भी सामने आ गई है, और साथ में दिल्ली पुलिस का रोल भी मैं आपको दिखाऊंगा, और साथ में जो मीडिया ने आज रिपोर्ट किया अखबारों में वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो खासा दुख हो रहा है देख के, पहली बार होगा कि मतलब हुआ कुछ और है और रिपोर्ट बिल्कुल उसके उलट कर रहे हैं, और बहुत सारे जो वहां पर पत्रकार जिनको हम जानते हैं, जो अच्छे पत्रकार हैं, वो भी उलट रिपोर्ट ये बता रहे हैं संदीप पुनिया जी कि जो घटनास्थल पर घटना घटी है उसके उलट, यानी दूसरा फर्जी वीडियो, फर्जी न्यूज ये प्रिंट मीडिया और टीवी चैनल दिखाने का काम कर रहे हैं, और जो घटनास्थल पर जो घटी घटना है वो नहीं दिखा रहे हैं। ये प्रिंट मीडिया, अखबार वाले, और ये जो है अपना ये टीवी चैनल वाले फर्जी वीडियो बना करके किसानों को बदनाम करने के लिए अखबारों में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो जो खासा दुख हो रहा है देख के, पहली बार होगा कि मतलब हुआ कुछ और है और
रिपोर्ट बिल्कुल उसके उलट कर रहे हैं, और बहुत सारे जो वहां पर पत्रकार जिनको हम जानते हैं, जो अच्छे पत्रकार हैं, वो भी उलट रिपोर्ट कर रहे हैं। तो यानी जो अच्छे पत्रकार माने जाने पत्रकार हैं वो भी घटनास्थल के उलट रिपोर्ट कर रहे हैं, उलट बता रहे हैं। इसको गौर से सुनिए। एक पत्रकार अपनी अंदरूनी दर्द को बयां कर रहे हैं, आप में शेयर कर रहे हैं। बेसिकली जो ये हमला किया था उसमें जो फोटोएं आ रही हैं, और जो मैंने रात भर देखा कि कौन लोग थे, उन लोगों जो पहले आए हाथों में तिरंगे लेकर किसानों को गालियां दे रहे थे और उनके ऊपर पथराव किया, उसकी मैं कुछ फोटोज आपको दिखा देता हूं और फिर मैं आपको बता देता हूं। ये एक है प्रदीप खत्री, ठोलेदार अपने आप को लिखते हैं फेसबुक पे ये, और अपने आप को भाजपा का जिला कन्वीनर बताते हैं अपने आप को। ये मनोज तिवारी के साथ दिख रहे हैं, ये जो जिनके ऊपर एरो लगा हुआ है। ऐसे ही देखिए, ये जो है जो पथराव कर रहे थे लोग, ये भाजपा के मनोज तिवारी के साथ अपना दिख रहे हैं। ये वे लोग थे जो है आपको पथराव कर रहे थे। इसको स्पष्ट रूप से देखिए। यानी ये भी बीजेपी के सुनियोजित साजिश वाले आदमी हैं, जो कि ये संदीप पुनिया जी बता रहे हैं, और ये इनका नाम भी बताएंगे कि इनका नाम क्या है। इनकी फेसबुक प्रोफाइल है, ये उनका फेसबुक प्रोफाइल है। इनका नाम है प्रदीप खत्री, प्रदीप खत्री टोलेदार, प्रदीप खत्री ठोलेदार इनका नाम है। जो इनका फेसबुक अकाउंट से ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, इसको स्पष्ट रूप से देखिए। प्रदीप खत्री ये सब बीजेपी के आदमी हैं, उनका फेसबुक खंगाल करके पता करके ये दिखा रहे हैं। प्रदीप खत्री ठोलेदार जिला प्रभारी, इन्होंने खुद लिखा हुआ है। ये प्रोफाइल भी मैं आपको चेक करवाऊंगा पूरी फेसबुक की इनकी। ये देखिए, ये कल दंगाइयों में थे। ये आप ये शख्स जो है कल दंगाइयों में शामिल थे, और इनका भी रिपोर्ट पहचान आपको देखने को मिलेगा कि ये कौन है। और ये जो है ये सामने लगता है कि पुलिस वर्दी है ये सामने, और ये जो है बगल में भी ये, यानी ये पुलिस के बीच में अपना है। कल मैच कर लीजिए। ये जो इंसान है ये कल दंगे में खड़ा है, और ये देखिए, ये वही है प्रदीप खत्री ठोलेदार, और जो वो अपना स्पष्ट रूप से फिगर में अपना दिखाए, और ये उनका स्पष्ट रूप है। ये यही इंसान है। अब इसकी प्रोफाइल मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस आदमी की। इसकी जो फेसबुक प्रोफाइल मैंने खोल रखी है, फेसबुक पे आप देखेंगे तो एक अंकित शर्मा नाम के इंसान ने कल गए हुए की इसकी वीडियो भी पोस्ट कर रखी है, जो जी न्यूज को ये इंटरव्यू दे रहा है। देखिए तो ये देख लीजिए कि ये कह रहा है कि कौन इनका साथ देगा। ये इसकी आप प्रोफाइल चेक करेंगे तो इसकी प्रोफाइल पे खूब दिख जाएगा कि ये कौन सी प्रदीप खत्री ठोलेदार। और ये भी देखिए, ये आप सभी ये गणतंत्र दिवस पर बधाई जो दे रहे हैं उनका फिगर है। ये जो है प्रदीप खत्री जो है अपना उस पथराव में किसानों के ऊपर जो पथराव कर रहे थे उसमें शामिल है। उनका ये बीजेपी का गणतंत्र दिवस की बधाई दे रहा है। तो देखिए, ये जो है अपना बीजेपी नेता के साथ ये शामिल हैं, स्पष्ट रूप से बीजेपी नेता हैं भी। जो बीजेपी के जो और नेता हैं संदीप शेरावत, उनके साथ हैं ये। हाँ। तो ये बेसिकली बीजेपी का आदमी है प्रदीप खत्री ठोलेदार। ये कल वहां पर किसानों के ऊपर पथराव कर रहा था। ये जो प्रदीप खत्री है, जो स्पष्ट रूप से इनका चेहरा सामने आया है और उनका फेसबुक अकाउंट है, ये प्रदीप खत्री जो पथराव किसानों पर कर रहे थे, ये बीजेपी के नेता हैं, अपने ग्रुप को लेकर के और किसानों पर पथराव करने का काम कर रहे थे। और वो न्यूज़ चैनल पर अपना बहस भी कर रहे हैं, बयान भी दे रहे हैं। दूसरा है जो ये अमन डबास है, दूसरे हैं आनंद दवास। ये जो है अमित शाह का फिगर है, उसके साथ ये खड़े हैं। और ये अमन डबास बवाना से है, इनकी पत्नी ये भी बीजेपी में है, अमित शाह के साथ इसकी फोटो। हाँ, ये इनका जो है अमित दवास, ये अमित शाह जी के साथ फोटो है। और ये जो है बीजेपी के नेता हैं जो किसानों पर पथराव कर रहे थे। इसको स्पष्ट रूप से आप देखिए।
इसकी मैं और फोटो भी दिखाऊंगा जिसमें ये दंगाइयों के साथ खड़ा है और पथराव कर रहा है किसानों के ऊपर। इसकी पत्नी पार्षद है बीजेपी से। तो ठोलेदार ये कल वहां पर किसानों के ऊपर पथराव कर रहा था। दूसरा है जो ये अमन डबास है, और ये अमन डबास बवाना से है। इनकी पत्नी ये भी बीजेपी में है, अमित शाह के साथ इसकी फोटो है। इसकी मैं और फोटो भी दिखाऊं। आनंद दवास जो है ये अमित शाह जी हैं, इनका फोटो साथ में है। और ये आदमी जो है जो किसानों पर पथराव हो रहा था, ये बीजेपी के नेता वो पथराव करा रहा था और दिल्ली पुलिस उसको सह दे रही थी। ये स्पष्ट रूप से देखिए, ये मनसा झलकता है कि किस तरह से किसानों पर पथराव करा रही है सरकार और किसानों पर पथराव करा रही है दिल्ली पुलिस। ये अमित शाह का और ये सब बीजेपी नेता करा रहे थे, ये स्पष्ट जाहिर है। जिसमें ये दंगाइयों के साथ खड़ा है और पथराव कर रहा है किसानों के ऊपर। इसकी पत्नी पार्षद है बीजेपी से। तो इसमें आप इसका ये देखिए, ये जो फोटो है ये खड़ा है, और ये देखिए ये अमित शाह के साथ ये दोनों कल लोगों ने निकाल के और ये मंडल अध्यक्ष है, आपको मैं बताऊं बीजेपी का। इसकी किसानों ने फोटो निकाल के चलाई भी हैं। और जो ये अमन डबास है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भी कल पथराव कर रहा था। मैंने खुद अपनी आंखों से इसको देखा है पथराव करते हुए। और ये जैसे उन्होंने फोटो निकाल के चलाई भी हैं। और जो ये अमन डबास है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भी कल पथराव कर रहा था। मैंने खुद अपनी आंखों से इसको देखा है पथराव करते हुए। और ये जैसे चूंकि मैं इन गांव से जुड़ा, आपको मैं बताऊं बीजेपी का, इसकी किसानों ने फोटो निकाल के चलाई भी हैं। और जो ये अमन डबास है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भी कल पथराव कर रहा था। मैंने खुद अपनी आंखों से इसको देखा है पथराव करते हुए। और ये जैसे चूंकि मैं इन गांव से जुड़ा हुआ हूं, तो दिल्ली पुलिस 26 तारीख को जो यूथ है, वो जो रूट था सरकारी जो दिल्ली पुलिस ने दिया था, उसके ऊपर नहीं जाना चाह रहा था। उसका एक रीजन ये भी था कि यूथ को, जो किसान यूथ है, उनको पता चल गया था कि उनके ट्रैक्टर पे पेट्रोल बम मारेंगे बीजेपी वाले, बवाना से निकलेंगे। और उसमें इस अमन डबास ने तैयारी कर रखी थी पूरी, और दिल्ली पुलिस इनका साथ दे रही थी। ऐसा ये स्पष्ट रूप से संदीप पुनिया जी बता रहे हैं कि जो किसानों का ट्रैक्टर जाने वाला था, ये बीजेपी के नेता और अमित शाह जैसे लोग जो है बीजेपी के नेता मिलकर के किसानों के ट्रैक्टर पर पेट्रोल बम फेंकने का पूरा प्रोग्रामिंग किए थे। और ये बात किसानों को पता चल गया था, इसलिए जो है जिस रूट में ये भेजना चाहते हैं, बदले हुए रूट में, यानी उस रूट में पुलिस भेजना चाहती थी जिसमें इनके ऊपर पेट्रोल बम किया जाए। और ये दंगा भड़काने का काम पहले से सुनियोजित साजिश रचा गया था, ये संदीप पुनिया जी बता रहे हैं। और ये जो भी बता रहे हैं घटनास्थल पर आंखों देखा हाल बता रहे हैं, जो वहां पर मौजूद थे। और इसी ऐसा मुझे बहुत सारे बवाना के लोगों ने भी बताया, उनकी वीडियोस भी मैं आपको जारी करूंगा। जो बवाना के लोग बता रहे हैं वो वीडियो भी मैं जारी करूंगा आपके आगे। अब दूसरा मैं ये फोटो दिखा देता हूं, जो मैंने प्रोफाइल फोटो भी लगाया है। ये सरदार हैं, इसको देखो, पुलिस ने पूरे जूतों, देखिए एक सरदार को जो किसान आंदोलन में शामिल है, उसको किस तरह से ये पुलिस का पैर है अपने जूतों से कुचल रही है। ये पुलिस का आतंक स्पष्ट रूप से इसको देखिए। यानी एक तरफ जो है बीजेपी के नेता सुनियोजित साजिश रच करके ये जो है किसानों पर पथराव कराने, पेट्रोल बम फेंकवाने का काम कर रही थी। वहाँ पुलिस जो 5000 लगाई गई थी, और दूसरी तरफ जो किसान मिलता था, ये स्पष्ट रूप से फिगर देखिए। ये एक सरदार हैं जिनकी पगड़ी निकल चुकी है किसानों में, और उनके पैर, उसके चेहरे को कैसे कुचल रही है ये पुलिस, इसको स्पष्ट रूप से देखिए। ये किस प्रकार के पुलिस की देशभक्ति है, इसको स्पष्ट रूप से देखिए और देशभक्त का पैमाना तय करिए। क्योंकि रोंदा
बंदा है और इसको बालों से घसीट कर लेके गए हैं, नंगा करके बुरी तरीके से पीटा है। और उस वीडियो में आप देखेंगे जो पथराव करने वाले थे वो भी इन सरदार को कूट रहे हैं। ये असल में ये वॉलंटियर था, इसको खींच के, इसके हाथ में तलवार थी। जो SHO तलवार नहीं, बेसिकली जो ये अमृतधारी सिख था, तो तलवार कह लीजिए या कृपान कह लीजिए, वैसे पंजाबी में कृपान कहते हैं, अब हिंदी में छोटी तलवार कह सकते हैं। तो कृपान थी इसके हाथ में। जब वो SHO इसको खींच के लेके आ रहा है, अलीपुर वाला जिसके हाथ में चोट लगी है, तो खींच के लेके आ रहा है तो उसके हाथ में चोट लगती है और इसको खींच के दंगाइयों को सौंप दे रहा है। दंगाई इसको पीट रहे हैं इस लड़के को, और पुलिस वाले बहुत ज्यादा इसके ऊपर लठ बरसा रहे हैं। वो वीडियो देख नहीं सकते आप। तो पुलिस आप देख रहे हैं पुलिस इसको कैसे रोंद रही है। इसकी मैं वीडियो भी आगे आपको दिखाऊंगा। और हिंदी में छोटी तलवार कह सकते हैं। तो कृपान थी इसके हाथ में। जब वो SHO इसको खींच के लेके आ रहा है, अलीपुर वाला, वो भी इन सरदार को कूट रहे हैं। ये असल में ये वॉलंटियर था, इसको खींच के, इसके हाथ में तलवार थी। जो SHO तलवार नहीं, बेसिकली जो ये अमृतधारी सिख था, तो तलवार कह लीजिए या कृपान कह लीजिए, वैसे पंजाबी में कृपान कहते हैं, अब हिंदी में छोटी तलवार कह सकते हैं। तो कृपान थी इसके हाथ में। जब वो SHO इसको खींच के लेके आ रहा है, अलीपुर वाला जिसके हाथ में चोट लगी है, तो खींच के लेके आ रहा है तो उसके हाथ में चोट लगती है और इसको खींच के दंगाइयों को सौंप दे रहा है। दंगाई इसको पीट रहे हैं इस लड़के को, और पुलिस वाले बहुत ज्यादा इसके ऊपर लठ बरसा रहे हैं। वो वीडियो देख नहीं सकते आप। तो पुलिस, उसके हाथ में चोट लगती है और इसको खींच के दंगाइयों को सौंप दे रहा है। दंगाई इसको पीट रहे हैं इस लड़के को, और पुलिस वाले बहुत ज्यादा इसके ऊपर लठ बरसा रहे हैं। वो वीडियो देख नहीं सकते आप। तो पुलिस, आप देख रहे हैं पुलिस इसको कैसे रोंद रही है। इसकी मैं वीडियो भी आगे आपको दिखाऊंगा। और देखिए अब मीडिया ने कैसे रिपोर्ट किया। असल में आप देखिए ये वही लोग हैं जो पथराव कर रहे हैं किसानों के ऊपर, और ये जो है अपना स्पष्ट रूप से ये फिगर सामने आया है जो पथराव कर रहे हैं। इसको गौर से देखिए और इनकी बात को सुनिए। देखो ये पथराव, उन्होंने ये भी बताया कि पुलिस जो है उस सरदार को, जो किसानों का जो है वो गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड था किसानों का, उसको जो है उसको मारते पीटते हुए इन जो पथराव कर रहे हैं, जिसको खुद पुलिस मदद कर रही है। और यहाँ जो देखिए ये पुलिस खड़ी है, ये मदद कर रही है, और ये वो लोग खड़े हैं जो पथराव कर रहे हैं। तो ये जो है पुलिस उनके साथ सौंप देती है कुटाई करने के लिए, पिटाई करने के लिए, और ये साफ फिगर है पथराव करते हुए लोगों को कर रहे हैं। ये गुंडे आए और देखिए ये जो पुलिस है ये मूक दर्शक बन के देख रही है, बिल्कुल कोई वो नहीं करे, इनको पथराव करने दे। एक बार भी इन्होंने, पुलिस ने रोका भी नहीं, जबकि स्टेज से सब इसको कैसे रोंद रही है। इसकी मैं वीडियो भी आगे आपको दिखाऊंगा। और देखिए अब मीडिया ने कैसे रिपोर्ट किया। असल में आप देखेंगे, देखो ये पथराव कर रहे हैं, ये गुंडे आए और देखिए ये जो पुलिस है ये मूक दर्शक बन के देख रही है, बिल्कुल कोई वो नहीं करे, इनको पथराव करने। देखिए यहाँ जो है स्पष्ट रूप से ये पथराव कर रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से ये पथराव कर रहे हैं। और ये सफ़ेद लाइन पर जो संदीप पुनिया जी जो गोल से घेरे हैं, यहाँ पुलिस जो है पथराव करवा रही है, तमाशा देख रही है। यहाँ भी पुलिस जो है ये गोल घेरे में खड़ी है और पथराव करवा रही है। और ये वो लोग जो हैं जो तमाशा देख रहे हैं, यानी बीजेपी के लोग जो पथराव करवाने के लिए आए हुए हैं, और ये पथराव करने वाले लोग हैं। साफा स्पष्ट जो है, इससे बड़ा सबूत क्या होना चाहिए कि बीजेपी और पुलिस ने मिल करके साजिश करके और किसानों पर पथराव करा रही थी और वहाँ तमाशा देख रही थी। किसी पथराव करने वालों को वो अरेस्ट करने का काम नहीं कर रही थी। ये बात सभी जो है मुद्दे साबित करते हैं कि दिल्ली में जो कुछ हुआ, बीजेपी की सरकार और जो है दिल्ली पुलिस या जो वहाँ मौजूदा हालात पर ड्यूटी पर लगाए गए पुलिस थे, उनकी मिली भगत और
और सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। इस तरह का जो है मजरा आपको स्पष्ट देखने को मिलता है। ये लोग पथराव कर रहे हैं और यहाँ ये गोल घेरे में जो है पुलिस ये दोनों तरफ खड़ी है और ये पथराव करने वालों लोगों को सहयोगी हैं जो तमाशा देख रहे हैं। इनको स्पष्ट रूप से देखिए ये जो पुलिस है ये मूक दर्शक बन के देख रही है, बिल्कुल कोई वो नहीं करे, इनको पथराव करने दे। एक बार भी इन्होंने पुलिस ने रोका भी नहीं, जबकि स्टेज से सवर्ण पंदेर और दूसरे किसान वो अनाउंस कर रहे हैं कि आप इनको रोकिए, ये असामाजिक तत्व हैं। और जो दैनिक जागरण ने रिपोर्ट किया है, ये देखिए फोटोशॉप कर रखा है बिल्कुल। ये देखिए दैनिक इस अकेले इस लड़की की फोटो और देखो बैकग्राउंड में फोटोशॉप करके पुलिस को हटा दिया है और कुछ और ही लगा दिया है, जबकि असली फोटो ये है। देखिए पुलिस, ये पुलिस है, ये पुलिस खड़ी है और दैनिक जागरण ने जो फोटो लगाई है फोटो अकेले इस लड़की की फोटो और देखो बैकग्राउंड में फोटो। देखिए अब ये मीडिया जो किसान से भिड़े पुलिस का ये जो है मीडिया जो दिखा रही है, प्रिंट मीडिया, ये फोटोशॉप से एडिट करके और पुलिस वालों को हटा करके और एक पत्थरबाज को दिखा रही है। और यानी कहने का मतलब जो है मीडिया, जो प्रिंट मीडिया या टीवी चैनल की जो मीडिया है जो अपनी भूमिका निभा रही है, वो जो है बिल्कुल अपनी जो भूमिका होनी चाहिए वो भूमिका न निभा करके बिल्कुल सरकार से मिली भगत और पुलिस से मिली भगत फर्जी न्यूज़ दिखाने का काम कर रही है स्पष्ट रूप से। और ये आपको स्पष्ट फ्रंट का जो वीडियो है पुलिस को हटा दिया है और कुछ और ही लगा दिया है, जबकि असली फोटो ये है। देखिए पुलिस, जबकि ये पुलिस है, ये पुलिस खड़ी है और दैनिक जागरण और जो दैनिक जागरण ने रिपोर्ट किया है, ये देखिए फोटोशॉप कर रखा है बिल्कुल। ये देखिए दैनिक जागरण इस अकेले इस लड़की की फोटो और देखो बैकग्राउंड में फोटोशॉप करके पुलिस को हटा दिया है और कुछ और ही लगा दिया है, जबकि असली फोटो ये है। देखिए पुलिस, ये पुलिस है, ये पुलिस खड़ी है और दैनिक जागरण ने जो फोटो लगाई है फोटोशॉप करके, ये देखिए कोई पुलिस नहीं है, क्रॉप करके और इधर जो पुलिस थी दिख रही थी उसमें ये वो हटा दी है। तो बेसिकली और देखिए क्या लिखा है, स्थानीय और किसान बड़े पुलिस पर तलवार से हमला, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल आंखों से देख रहा था। चलो ठीक है भाई, दैनिक जागरण की अपनी पॉलिसी है रिपोर्ट करने की चीजों की, पर ये हुआ। ये अखबार दैनिक जागरण का है, यानी एक जिम्मेदार प्रिंट मीडिया दैनिक जागरण जो भारत में प्रसिद्ध है, वह किस तरह से अपने भूमिका को फर्जी न्यूज़ दिखाने में निभा रही है, इसको जनता को सोचने के लिए बाध्य करता है कि इस देश की मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा खंभा मानी जाती है, स्तंभ मानी जाती है, वो मीडिया जो है फर्जी न्यूज़ दिखाने का काम कर रही है। जो ज़मीन पर घट रहा है वो नहीं, यही बात साबित करता है कि इस देश की मीडिया जो है, जिसका नाम दिया गया है गोदी मीडिया, यानी सरकार के अनुसार, पुलिस के अनुसार जैसा उनको फरमाइश मिलता है, यूँ कहिए आरएसएस के अनुसार, उस तरह का ये न्यूज़ छुपाते हैं और फर्जी न्यूज़ बना करके पब्लिक को, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। इसको आप ध्यान से देखिए। मैं उस सिख सरदार की वीडियो दिखाता हूं जिसको पुलिस वालों ने बुरी तरीके से, ये खबर इंडिया चैनल है, ये है तो संघी चैनल, लेकिन मैं आपको एक बार इस पे जो वीडियो है वो मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे उनको रोन के लेके गए हैं। ये देखिए, अब ये इस सरदार जो थे उनको लेके आएंगे, देखिए बालों से खींच कर लेके आ रहे हैं और गालियां ये देखिए बालों से पकड़ा हुआ है, देखिए ये बालों से, और ये देखिए नंगा कर रखा है इनको और इसको जिप्सी में ठूसने की कोशिश कर रही है। और उसको अब स्थानीय आएंगे, देखना जो इसके ऊपर तो पुलिस वालों ने बुरी तरीके से, ये खबर इंडिया चैनल है, ये है तो संघी चैनल, लेकिन मैं आपको एक बार इस पे जो वीडियो है वो मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे उनको रोन के लेके गए हैं। ये देखिए, अब ये इस सरदार जो थे उनको लेके आएंगे, देखिए बालों से खींच कर लेके आ रहे हैं और गालियां ये देखिए बालों से पकड़ा हुआ है, देखिए ये बालों से, और ये देखिए नंगा कर रखा है इनको और इसको जिप्सी में ठूसने की कोशिश कर रही है। और उसको अब स्थानीय आएंगे, देखना जो इसके ऊपर इस पे जो वीडियो है वो मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे उनको रोन के लेके गए हैं।
ये देखिए, अब ये इस सरदार जो थे उनको लेके आएंगे, देखिए बालों से खींच कर लेके आ रहे हैं और गालियां ये देखिए बालों से पकड़ा हुआ है, देखिए ये बालों से, और ये देखिए नंगा कर रखा है इनको, और इसको जिप्सी में ठूसने की कोशिश कर रही है। और उसको अब स्थानीय आएंगे, देखना जो इसके ऊपर देखिए। और जो ये खबर इंडिया चैनल है, इसकी कमेंट्री तो मतलब हद है। ये कह रहा है देखिए खालिस्तानियों ने हमला कर दिया, ये कर दिया, पुलिस पकड़ के लेके आ रही है बालों से खींचते हुए, और इसको पीट रही है। और लोकल जो बन के आए हैं सो कॉल्ड हैं, जो बीजेपी के जो लोग हैं, वो भी इसको मार रहे हैं और पुलिस उनको रोक नहीं रही है। तो और इसको तो यहाँ स्पष्ट रूप से संदीप पुनिया जी बता रहे हैं कि ये जो है खबर इंडिया का खबर है, इसमें जो वीडियो चलाया गया है उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि पुलिस जो है उसको पकड़ के ला रही है। वो जो गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड किसानों का था, जो सुरक्षा कर्मी था, उसको पकड़ के बाल पकड़ के ला रही है। लेकिन ये खबर इंडिया ये न्यूज़ चला रहा है कि पुलिस पर हमला कर रहा है, जबकि वो खुद जो है बाल खींच के ला रही है। यानी जो है ये जो भी ये मीडिया चैनल है और ये जो प्रिंट मीडिया है, ये लोग दिखाने का जो काम कर रहे हैं, वो खबर को उल्टा दिखा करके आगे गुमराह कर रहे हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इंसान के लिए 50 पुलिस वाले रोकने में लगे हुए हैं, परंतु रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाथों में तलवार दी और पुलिस के ऊपर आक्रामक हो जाता है। और ये देखिए लोकल आपको दिख जाएंगे, देखिए ये लोकल, ये देखिए ये लोकल इसको मार रहे हैं पूरा। गाड़ी के अंदर बैठाया जा रहा है और ये देखिए कितनी जबरदस्त, ये बालों से पकड़ रखा है, बालों इसको खुद ही। ये हालात है इस देश की मीडिया की, ये हालात है इस देश के चैनलों की, और ये हालात है इस देश के पुलिस की, जिस मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और भारी भरकम इनको पेमेंट मिलता है। और जो दिल्ली पुलिस, जो ये पुलिस जो है सुरक्षा कर्मी जो माने जाते हैं, ये खुद जो है आपने देखा कि स्पष्ट पथराव करा रहे हैं। और जो उस पथराव का जो बगावत करता है, यानी किसानों का जो सुरक्षा कर्मी है, जो अपने लिए सुरक्षा कर्मी बनाए हैं, वो विरोध किए होंगे, तो उनको बाल पकड़ करके ला रही है और उल्टा मीडिया चला रही है कि जो है वो पुलिस पर हमला कर रहा है। इस तरह की खबर फैलाने का काम ये मीडिया कर रही है। लेकिन संदीप पुनिया जी जो घटनास्थल पर खुद हैं, वो जो है अपना ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में इसको खारिज करने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मीडिया चला रही है फर्जी न्यूज़ चला रही है। और ये देख सकते हैं, देखिए हुई है, घायल हुए ये और ये देखिए यहाँ पर भी इस लड़के को बुरी तरीके से घसीटती है। और जो यही लोग यहाँ पर आकर के आक्रामक हो गए हैं और पुलिस इस बीच आंसू गैस के गोले छोड़ती है और लाठीचार्ज करती है भयंकर किसानों के ऊपर। मतलब मैं आंखों से देख रहा हूं कि पुलिस दंगाइयों को कुछ नहीं कह रही है, लेकिन किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, उनको आंसू गैस छोड़ रही है। और जो ये बीजेपी के जो लोग हैं, ये गालियां दे रहे हैं किसानों को, और तिरंगे से भी महिलाओं के टेंट पे ऐसे उनके तिरंगे में डंडा होता है ना, उससे मार रहे हैं। तिरंगे का अपमान वो खुद कर रहे थे, मैंने खुद देखा है। और महिलाओं की जो टेंट था उसमें रजाइयों को जला के इन्होंने फेंका। आप सोच के देखिए कि महिलाओं के टेंट को इन्होंने ये गालियां दे रहे हैं किसानों को, और तिरंगे से भी महिलाओं के टेंट पे ऐसे उनके तिरंगे में डंडा होता है ना, उससे मार रहे हैं। तिरंगे का अपमान वो खुद कर रहे थे, मैंने खुद देखा है। और महिलाओं की जो टेंट था उसमें रजाइयों को जला के इन्होंने फेंका। आप सोच के देखिए कि महिलाओं के टेंट को इन्होंने जलाने की कोशिश की है जो बीजेपी के लोग हैं। अब आप मेरा सिर्फ इतना है कि मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है। अभी तो खैर शांति है, वहां पर किसान जुट गए हैं बहुत सारे, और हरियाणा पंजाब से सपोर्ट आई है बहुत ज्यादा। लेकिन ये सवाल बनते हैं पुलिस की भूमिका के ऊपर, और अभी तक पुलिस ने उस लड़के का बताया नहीं है कि वो लड़का कहाँ पर है। इसकी मैंने प्रोफाइल फोटो भी लगाई है, और मैं
आज 24 घंटे तक हम बात देखेंगे कि रिपोर्टर दोस्त की साथी की क्या करें। उसके बाद अगर पुलिस नहीं बताती है कि ये कहां पर है और इसको पेश नहीं करती है तो फिर हम हैबियस कॉर्पस मूव करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। पत्रकार लोग इकट्ठा होकर जाएंगे क्योंकि ये हमने अपनी आंखों से देखा है। पत्रकार हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई सामाजिक दायित्व भी नहीं है। हमारा भी दायित्व है कि अगर किसी लड़के के ऊपर ब्रुटैलिटी हो रही है और हम आंखों से देख रहे हैं तो हम फिर उसके ऊपर एक्शन ले। हम हैबियस कॉर्पस मूव करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। मेरी और पत्रकार साथियों से बात हुई है, कुछ वकीलों से बात हुई है। अगर 24 घंटे में अब थोड़ी देर में 3 बजे 24 घंटे हो जाएंगे, 3 बजे तक अगर दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सरदार जी का हाल नहीं बताती है तो फिर हम हैबियस कॉर्पस मूव करेंगे और पूछेंगे कि वो लड़का कहाँ है, किस हालत में है और उसके साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों हुआ। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि मतलब ये दिखा ये रही है बीजेपी कि स्थानीय लोग हमला कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बीजेपी के खुद लोग हमला कर रहे हैं। और अगर उस दिन दिल्ली पुलिस के बताए हुए रूट पे ये चले जाते बवाना की तरफ तो किसानों के ट्रैक्टरों पे पेट्रोल बम मारने की पूरी तैयारी थी। खुद बवाना के तो बेसिकली आपको ये समझना है कि मतलब ये दिखा ये रही है बीजेपी कि स्थानीय लोग हमला कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बीजेपी के खुद लोग हमला कर रहे हैं। और अगर उस दिन दिल्ली पुलिस के बताए हुए रूट पे ये चले जाते बवाना की तरफ तो किसानों के ट्रैक्टरों पे पेट्रोल बम मारने की पूरी तैयारी थी। खुद बवाना के लोगों ने मेरे को रिपोर्टें दी हैं और उनकी वीडियोस भी मेरे पास है बवाना के लोगों की, जिन्होंने मेरे को बताया है कि ये 26 जनवरी को ट्रैक्टरों पे पेट्रोल बम मारते। और वो असल में बवाना के लोगों ने जो किसान बवाना की तरफ तो किसानों के ट्रैक्टरों पे पेट्रोल बम मारने की पूरी तैयारी थी। खुद बवाना के लोगों ने मेरे को रिपोर्टें दी हैं और उनकी वीडियोस भी मेरे पास है बवाना के लोगों की स्थानीय लोग हमला कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बीजेपी के खुद लोग हमला कर रहे हैं। और अगर उस दिन दिल्ली पुलिस के बताए हुए रूट पे ये चले जाते बवाना की तरफ तो किसानों के ट्रैक्टरों पे पेट्रोल बम मारने की पूरी तैयारी थी। खुद बवाना के लोगों ने मेरे को रिपोर्टें दी हैं और उनकी वीडियोस भी मेरे पास है बवाना के लोगों की, जिन्होंने मेरे को बताया है कि ये 26 जनवरी को ट्रैक्टरों पे पेट्रोल बम मारते। और वो असल में बवाना के लोगों ने जो आंदोलित किसान है उनको भी बताया कि भाई दिल्ली पुलिस के बताए हुए रूट पे मत आना, वहां पर पेट्रोल बम लेके छतों पे बीजेपी के लोग खड़े हैं। तो आप इसीलिए रिंग रोड की किसान बार बार डिमांड कर रहे थे रिंग रोड पे जाना। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये पत्रकार महोदय जी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि बीजेपी और पुलिस का पूरा प्रोग्रामिंग था कि बवाना के रूट पर और जाते तो बीजेपी के लोग किसानों पर पेट्रोल बम से हमला करने के लिए पूरी योजना बना रखी थी। और ये स्पष्ट रूप से आपने देखा कि किसानों के ऊपर किस तरह से जो है बीजेपी के दंगाई जो है सुनियोजित साजिश के तहत जो है हमला कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। और वहाँ पुलिस जो है अपना तमाशा देख रही है। आगे देखिए ये संदीप पुनिया जी आप बता रहे हैं स्पष्ट। तो ये एक कंक्रीट सी चीज है जो मैं लगातार देख रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और कल जिन किसानों के मतलब सर फूटे हैं, हाथ टूटे हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई तो मैंने वहां से कवर किया और एक छोटा सा इंटरव्यू करने की कोशिश करी है। उनकी कहाँ चोट आई है, कईयों के हाथ टूटे हैं, कईयों के कुछ हुआ है। तो लगभग 15 गंभीर रूप से घायल है, 50 के छोटी मोटी इंजरीज हैं जो मैं अभी तक गिन पाया हूं किसानों के। तो और मैं किसी जो मेरा लाइव देख रहे हैं ऐसे कोई ह्यूमन राइट के ऊपर कोई साथी कोई काम करने वाले हैं ह्यूमन राइट्स पे या फिर कोई मास्टर्स वगैरह कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, वो प्लीज जाके इनका डॉक्यूमेंटेशन कर दे कि किन किन किसानों को क्या क्या चोट आई। डॉक्यूमेंटेशन करना, क्योंकि मैं तो रिपोर्ट कर रहा हूँ और साथ में हम और दूसरी चीजों को भी देख रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन कोई वकील साथी या फिर ह्यूमन राइट का ही साथी कर सकता है। तो प्लीज आगे आए और सिंगू जो दिल्ली में है जो वकील या फिर ह्यूमन राइट के साथी वो आगे आए और डॉक्यूमेंटेशन करें। बस आपका काम क्या है, किसान जिन किसानों को चोट लगी है उनकी चोट, उनके फोटोज और उनका कहाँ क्या कैसे हुआ वो सारा डॉक्यूमेंट कर लें एक बार। ये जरूरी है ताकि कल को अगर हम इस ब्रूटलिटी के खिलाफ मूव करते हैं और साथ में इस जो साथी जिसको पुलिस लेके गई है बुरी तरीके से, जिसको मारा है, घसीट के नंगा कर दिया था इसको, तो इसकी भी हमको जरूरत है
इसके लिए भी हैवियस कॉर्पस मूव करने की जरूरत है, जिससे हम पूछें दिल्ली पुलिस से कि ये कहाँ है। मेरे हिसाब से 3 बजे तक टाइम देना चाहिए, 24 घंटे 3 बजे तक हो जाएंगे। दिल्ली पुलिस क्या बता। तो ये संदीप पुनिया जी ने स्पष्ट रूप से खुलासा किया। ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर अपना ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कर रहे थे, किसानों के आंदोलन में ये शामिल थे और वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे ये अपने चैनल के लिए। और उसमें ने इन्होंने जो खुलासा किया, जो अस्तित्व दिखाया, वो साफ साफ जाहिर होता है कि पुलिस और बीजेपी के लोग किसानों पर हमला करने का लिए और किसानों को बदनाम करने के लिए पूरा प्रोग्राम बनाए हुए थे। यह स्पष्ट रूप से आपने देखा। और इसके बाद जो है आप रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो आइए देखते हैं इसमें रवीश कुमार क्या लिखा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ऐसी तो कोई फिल्म नहीं आई है जिसका नाम किसान और कील हो, लेकिन जिस तरह से दिल्ली की सीमाओं पर कीलों को किसानों के सामने बिछाया जा रहा है, उस तरह से किसी ऐसी फिल्म की कल्पना बहुत दूर नहीं है। आज हम आपके सामने 2 तरह की तस्वीरों को लेकर बात करना चाहते हैं। एक तस्वीरें हैं यूपी, हरियाणा और राजस्थान से आ रही महापंचायतों की, जैसे बुलंदशहर में आसपास के 12 गांवों से करीब 6000 किसान इस महापंचायत में शामिल हुए। 300 महिलाएं भी महापंचायत में आई हैं। इसी तरह से दिल्ली से 180 किलोमीटर दूर हरियाणा के हिसार नांदेड़ी टोल में बड़ी संख्या में किसान गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सुनने पहुंचे। इन महापंचायतों में शामिल हो रहे किसानों की संख्या बता रही है कि उनके बीच आंदोलन अभी जिंदा है। किसानों के बीच आंदोलन को कुचलने की कोशिशों के बैरिकेड बनाए जा रहे हैं। वो सरकार की तरफ से क्या इशारा कर रहे हैं? आंदोलन को कुचलने की कोशिश। दूसरी तरफ दिल्ली की सीमाओं पर जिस तरह के आंदोलन को कुचलने की कोशिशों का कोई खौफ नहीं। एक राजा ने शर्त रख दी कि मेरी बकरी को जो उड़ा दे मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। ये देखिए, ये जो घेराबंदी तार और कटीले तार और जो भी आप देख रहे हैं, ये ब्रैकेट की व्यवस्था, ये किसानों को रोकने के लिए सरकार करा रही है। और किस तरह से किलेबंदी करा रही है, जैसे लगता है कि चाइना और पाकिस्तान से युद्ध करने जा रही है सरकार। ये स्पष्ट रूप से एक तरफ आपने देखा कि किसानों को बदनाम करने के लिए और किसानों के ऊपर पथराव करने के लिए किस तरह से साजिश रची हुई थी ये सरकार, बीजेपी की सरकार और जो है पुलिस मिल करके। अब देखिए कि किस तरह से कटीले तार और घेराबंदी पर जिस तरह के बैरिकेड बनाए जा रहे हैं, वो सरकार की तरफ से क्या इशारा कर रहे हैं? क्या ऐसा सिर्फ महापंचायत के बाद दिल्ली आने वाले किसानों को रोकने के लिए किया जा रहा है, या फिर सरकार बताना चाहती है कि उसकी ताकत कहां से आती है, कितनी है, उसकी ताकत की किताब के कितने चैप्टर अभी बाकी हैं जिसे किसानों को देखना है। एक खेत का पानी दूसरे खेत में ना जाए, इसके लिए किसान मेड़ बनाते हैं। मेड़ की ऊंचाई बहुत नहीं होती, घुटने के बराबर या उससे कम होती है। दिल्ली की सीमा पर जमे किसान शहर के भीतर ना आ जाएं, इसके लिए सरकार मेड़ नहीं बैरिकेड बना रही है। पिछले 2 महीने में बैरिकेड में जो बदलाव आया है, उससे पता चलता है कि आने वाले दिनों में सरकार अपनी जनता को किस लेंस से देख रही है। ये बैरिकेड बताते हैं कि जनता और सरकार के बीच सिर्फ खाई नहीं है, कीले भी हैं। जनता को सरकार तक पहुंचने के लिए कीलों पर चलकर आना पड़ेगा। गाजीपुर सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर कीलें लगाई गई। देखिए, ये स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, ये किसानों को रोकने के लिए, उनको ट्रैक्टर के टायर को फाड़ने के लिए, क्या क्या मंसूबा रखने के लिए, किसानों को रोकने के लिए ये कीले बैरिकेड लगाए जा रहे हैं और ये पूरी तैयारी की जा रही है। इसको स्पष्ट रूप से देखिए किस तरह के सरकार के मंसूबा है, यह स्पष्ट जाहिर करता है। आपको बता रहे हैं रवीश कुमार, जो परिचय के मोहताज नहीं है, एनडीटीवी इंडिया के रवीश कुमार जो है वो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं।
गलती किसानों की मानी जाएगी कि उन्हें लोहे के जूते बनवाने का ख्याल नहीं आया। अपराध किसानों का गिना जाएगा कि सदियों तक नंगे पांव रहे, अब रबर के जूते और चप्पलें पहनते। भारत के किसानों को लोहे के बूट बनवा लेने चाहिए, क्योंकि सरकार ने सड़कों पर कीले गाड़नी शुरू कर दी है। किसानों को कांटों भरी राह का अनुभव तो होगा, मगर कीलों भरी राह का अनुभव अब शुरू होता है। गाजीपुर ये स्पष्ट जाहिर है कि आने वाले भविष्य में जो भी अपनी मांगों को मांगेगा और सरकार और पुलिस मनमानी करेगी, तो इसी तरह से कांटों भरे और दुख भरे राह से उसे गुजरना पड़ेगा। आपको सोचने के लिए बाध्य करता है। स्पष्ट रूप से सरकार की व्यवस्था देखिए, इतनी व्यवस्था तो चाइना पर अगर किया होता तो चाइना के समक्ष जो है भारत के सेना मारे नहीं जाते। पाकिस्तान पर अगर करते तो पाकिस्तान के लोग जो है बार बार वहाँ के उग्रवादी भारत में घुसते नहीं। लेकिन ये किसानों को रोकने के लिए ये व्यवस्था की जा रही है, किसान दिल्ली में घुस न जाए, इतना सरकार को डर है। ऐसी खर्चा, ऐसी व्यवस्था। कैमरे ने इन कीलों को जैसे देखा है, आप सिर्फ उसी तरह से मत देखिए, यह भी देखिए कि सरकार ने इन कीलों के जरिए किसानों को कैसे देखने की कोशिश की है। किसानों ने इन कीलों के जरिए सरकार को कैसे देखने की कोशिश की होगी। इन कीलों को सीमेंट से मजबूत किया गया है, लोहे की चादरों के सहारे खड़ा कर दिया गया है, ताकि कोई बैरिकेड के इस पार आने की कोशिश भी करे तो ट्रैक्टर के पहिए के 2 फाड़ हो जाएं, किसानों के तलवों के 2 फाड़ हो जाएं। मैं प्रेमचंद को याद भी नहीं करना चाहता। इन कीलों को देखकर प्रेमचंद याद भी नहीं आते हैं। कीलों को देखकर प्रेमचंद को याद भी नहीं करना चाहिए। भारत के किसानों की यादों में ये कीले गुलाब के फूल की तरह जिंदा रहेंगे। आज के दौर के फूल भी यही हैं, जिनमें पत्ते नहीं होते, लोहे की कीलें होती हैं। भारत के किसानों को जब आतंकवादी कहा जा सकता है, तो उन्हें रोकने के लिए कीलें क्यों नहीं बिछाई जा सकती हैं। भारत का किसान सरकार का दुलारा समझता था, उसे लगता था कि वह सरकार बनाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं कि सरकार उसे क्या क्या बना सकती है, उसकी राहों में क्या क्या बिछा सकती है। ये कीलें किसान और सरकार के बीच एक नई विभाजन रेखा है, और इस फिल्म का नाम है किसान और कील। तो आप देख रहे हैं किसानों को रोकने के लिए किस तरह से बैरिकेड और कीलों का इंतजाम किया गया है, और ये पूरे लोहे से और सीमेंट से इसको जमा देने का कोशिश किया गया है, ताकि किसान के पैर और किसान के जो है ये ट्रैक्टर का जो टायर है वो कील चुभ करके वो फट जाए। यानी पूरी तरह से ये व्यवस्था किए हैं, और उसी तरह की व्यवस्था से ये बैरिकेड करने का काम कर रहे हैं। और ये जो है आप इन सारे चीज़ों की व्यवस्था को देखते हुए ये जो है आप देख रहे हैं कि किसान और ये जो बीच में चल रहा है उनकी क्या हालात है। तो आइए अब हम जो है आपको दिखा रहे हैं कि किसान के अब इसको मसला बीजेपी की क्या है। तो आइए दिखा चुका हूँ, इसलिए इसको दोबारा आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहता मैं। तो आइए अब देखिए, आइए अब देखिए सदन की बात कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ। सदन में अभी देखिए इसके बाद क्या होने वाला है, इसको सुनिए। 26 जनवरी 1950 से 1987 के बाद से 1987 से पहले जन्मा हो। ये आम आदमी के मनीष सिसोदिया जी हैं, ये सदन में अपनी बात रख रहे हैं। और देखिए कि सरकार की क्या मंशा है। अभी तक मैंने किसानों के बारे में आपको दिखा दिया
कि किसानों के खिलाफ किस तरह से साजिश रच करके किसानों को बदनाम करने और किसानों पर पत्थरबाजी करवाने का सरकार और पुलिस मिल करके करवा रही थी, उसका खुलासा अब मैंने किया। अब मैं आ रहा हूँ, ये मनीष सिसोदिया जी है सदन में, आपको एनआरसी के द्वारा जो जनगणना होने वाला है अप्रैल में, इसके माध्यम से आपको किस तरह से आपके अधिकारों को छीना जाएगा और किस तरह से आप एक आम आदमी हैं तो आपकी नागरिकता रद्द करके जो है आपको जेल में ठूस दिया जाएगा और आपकी संपत्ति जब्त कर दी जाएगी। ये मामला चल रहा है सदन में, इसको ध्यान से सुनिए यदि भारत में रहना चाहते हैं तो। 26 जनवरी 1950 से 1987 के बीच में जन्मा हो तो 22 बर्थ सर्टिफिकेट उसका चलेगा। 1987 से 2003 के बीच, मतलब 26 जनवरी 1950 से 1987 के बीच में जन्मा हो तो 22 बर्थ सर्टिफिकेट उसका चलेगा। उनके बाद से 1987 से पहले जन्मा हो, मतलब 26 जनवरी 1950 से 1987 के बीच में जन्मा हो तो 22 बर्थ सर्टिफिकेट उसका चलेगा। 87 से पहले जन्मा हो, मतलब 26 जनवरी 1950 से 1987 के बीच में जन्मा हो तो 22 बर्थ सर्टिफिकेट उसका चलेगा। 1987 से 2003 के बीच अगर वो पैदा हुआ हो तो उसका जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, जानबूझ के शब्द यूज कर रहा हूं, जन्म प्रमाण पत्र और अपने एक पेरेंट का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। और 2003 के बाद अगर वो जन्मा हो तो उसका अपना जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, अपने दोनों पेरेंट्स का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। और अगर एक पेरेंट का जन्म प्रमाण पत्र है तो उसको यह साबित करना पड़ेगा कि मेरे जन्म के समय मेरे दूसरा जो पेरेंट थे वो इलीगली इंडिया में नहीं रह रहे थे। कानून है, मैंने कानून को थोड़ा सा डिकोड करके समझाने की कोशिश की है। अब जब मैं सोच रहा था कि हो सकता है ये सेक्शन 3 का अफसर आएगा कोई मेरे पास में, वो कहेगा भाई तुम्हारा नाम नागरिकता रजिस्टर में लिखना है, आप बताओ आप नागरिक हो कि नहीं हो। मैं कहूंगा हाँ जी 1972 में पैदा हुआ, मैं भारत का नागरिक हूं। वो कहेगा भाई कुछ बताओ कैसे लिखे आप भारत के नागरिक हो। तो मैंने सोचा उसको मैं पासपोर्ट दिखा दूंगा, मैंने सोचा मैं अपना कोई एजुकेशन का सर्टिफिकेट दिखा दूंगा, मैंने सोचा मैं उसको अपना वोटर कार्ड दिखा दूंगा, मैंने सोचा उसको और कोई कार्ड होगा मेरे पास में, आधार कार्ड है वो दिखा दूंगा, पैन कार्ड दिखा दूंगा। लेकिन तभी मुझे देश के गृह मंत्री जी का इंटरव्यू सुनाई दिया। बोले समझ लीजिए वोटर कार्ड इसमें नहीं चलेगा, पासपोर्ट इसमें नहीं चलेगा, पैन कार्ड आधार कार्ड इसमें नहीं चलेगा, इसमें तो जन्म प्रमाण पत्र चलेगा। अब जब मैंने ये सोचा कि यार जन्म प्रमाण पत्र चलेगा, मेरा पासपोर्ट के देख के नागरिकता नहीं लिखी जाएगी उसमें कि तुम नागरिक हो कि नहीं हो। मैं मनीष सिसोदिया चुना हुआ मंत्री, चुना हुआ विधायक, मंत्री के रूप में सरकार में काम कर रहा हूं, एक सरकारी घर में रह रहा हूं। उसी घर में रहने पे अगर हमारा अफसर आएगा और वो कहेगा सिसोदिया जी नागरिकता का रजिस्टर भरना है, अपना नाम बताओ, बीवी का नाम बताओ, बच्चे का नाम बताओ और आगे बताओ कैसे नागरिक हो हमें ये बताओ, तो वो पूछेगा जी नागरिकता का वो दो। मैं कहूंगा पासपोर्ट, वो कहेगा नहीं ये नहीं चलेगा। मैं कहूंगा वोटर कार्ड, वो कहेगा ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि वोटर कार्ड से वे लोग काटना चाहते हैं मेरा नाम, किसी का नाम, किसी का भी काटना चाहते हैं, काटने के लिए कर रहे हैं वोटर कार्ड से। फिर मैं कहूंगा भाई मेरे पास आधार कार्ड है, कहेंगे नहीं नहीं ये भी नहीं चलेगा, गृह मंत्री जी कह गए। तो अब मैंने कहा उसके बाद क्या होगा फिर मेरा। अब उसके बाद सर इस कानून में जो लिखा हुआ है उसको देख के तो मैं डर गया। मैं यहां पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूं, जिनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो भी डर रहे हैं और मैं भी डर रहा हूं। इस कानून में लिखा हुआ है, कोई रामलीला मैदान में क्या बोल दे, कोई यहां चुनावी रैली में क्या बोल दे, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं तो इस कानून की बात कर रहा हूं। इस कानून में लिखा हुआ है पॉपुलेशन रजिस्टर मीन्स द रजिस्टर कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ पर्संस यूजुअली रिजाइडिंग इन दैट एरिया, विलेज, कस्बा वगैरह वगैरह। उसके बाद ये कानून कहता है कि जो रजिस्टर बनेगा, population register shall be for the purpose of preparation of inclusion in the local register or the Indian, the particulars collected of every family and individual in the population register shall be verified and scrutinized by the local register। अब ये कह रहे हैं जी पहले 14 पॉइंट थे, अब हमने 9 पॉइंट और पूछे आपसे। चलो आपसे पूछेंगे आपका नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, फादर कहां से आए थे। मैं बताऊंगा जी उत्तर प्रदेश में पिलखुआ एक कस्बा है, उसके पास एक गांव है फगोता, वहां से मेरे पिताजी थे। वो कहेंगे अच्छा वो तो सारा ठीक है पर वेरीफाई कराओ, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है वेरीफाई कराओ। अब मैं क्या वेरीफाई कराऊंगा,
पासपोर्ट तुम मानो नहीं, वोटर कार्ड तुम मानो नहीं, आधार कार्ड तुम मानो नहीं, पैन कार्ड तुम मानो नहीं, मेरे पढ़ाई लिखाई के सर्टिफिकेट तुम मानो नहीं, मैं किसी स्कूल से पढ़ा हूं, किसी कॉलेज से पढ़ा हूं दिल्ली के, देश के, आप मानो नहीं, फिर मैं कैसे वेरीफाई करूंगा मैं नागरिक हूं? क्योंकि कानून उस अधिकारी को अधिकार देता है। आगे, ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन प्रोसेस particulars of such individuals whose citizenship is doubtful shall be entered by the local registrar with appropriate remark in the population register. पॉपुलेशन रजिस्टर में वो अधिकारी कहेगा भाई साहब ये सारे कागज तो आपके नहीं चलेंगे, ना वोटर कार्ड चलेगा, क्योंकि वोटर कार्ड से तो नाम ही कटवाना है इनको, क्योंकि मैं इनकी पार्टी का नहीं हूं, इनका मन करेगा नाम कटवा देंगे मेरा। मैं दलित हूंगा, राजेंद्र भाई बड़े उससे कह रहे थे, मैं इनके हिसाब से इनकी जातियों में मिसफिट होता हूं, मैं इनके धर्म में मिसफिट होता हूं, मैं इनके क्षेत्र में मिसफिट होता हूं, मैं इनके किसी काम का नहीं हूं, मेरा नाम कटवा देंगे, अपने अफसर को कह के भेजेंगे। वो कहेगा जी अब दिखाओ कागज। अब मैं कागज क्या दिखाऊं उसको? मेरे पास तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं है जी। अब जन्म प्रमाण पत्र क्या होता है? जन्म प्रमाण पत्र डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता। जन्म प्रमाण पत्र तो जन्म प्रमाण पत्र होता है जी, जब आप पैदा हुए थे उस वक्त बनता है, क्योंकि कह रहे हैं। उसके बाद ये कानून कहता है कि जो रजिस्टर बनेगा, पॉपुलेशन रजिस्टर शैल बी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंक्लूजन इन द लोकल रजिस्टर और द इंडियन द पर्टिकुलर्स collected of every family and individual in the population register shall be verified and scrutinized by the local register. अब ये कह रहे हैं जी पहले 14 पॉइंट थे, अब हमने 9 पॉइंट और पूछे आपसे। चलो आपसे पूछेंगे आपका नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, फादर कहां से आए थे? मैं बताऊंगा जी उत्तर प्रदेश में पिलखुआ एक कस्बा है, उसके पास एक गांव है फगोता, वहां से मेरे पिताजी थे। वो कहेंगे अच्छा वो तो सारा ठीक है पर वेरीफाई कराओ, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है वेरीफाई कराओ। अब मैं क्या वेरीफाई कराऊंगा? पासपोर्ट तुम मानो नहीं, वोटर कार्ड तुम मानो नहीं, आधार कार्ड तुम मानो नहीं, पैन कार्ड तुम मानो नहीं, मेरे पढ़ाई लिखाई के सर्टिफिकेट तुम मानो नहीं, मैं किसी स्कूल से पढ़ा हूं, किसी कॉलेज से पढ़ा हूं दिल्ली के, देश के, आप मानो नहीं, फिर मैं कैसे वेरीफाई करूंगा मैं नागरिक हूं? क्योंकि कानून उस अधिकारी को अधिकार देता है। आगे, ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन प्रोसेस पर्टिकुलर्स ऑफ सच इंडिविजुअल्स whose citizenship is doubtful shall be entered by the local registrar with appropriate remark in the population register. पॉपुलेशन रजिस्टर में वो अधिकारी कहेगा भाई साहब ये सारे कागज तो आपके नहीं चलेंगे, ना वोटर कार्ड चलेगा, क्योंकि वोटर कार्ड से तो नाम ही कटवाना है इनको, क्योंकि मैं इनकी पार्टी का नहीं हूं, इनका मन करेगा नाम कटवा देंगे मेरा। मैं दलित हूंगा, राजेंद्र भाई बड़े उससे कह रहे थे, मैं इनके हिसाब से इनकी जातियों में मिसफिट होता हूं, मैं इनके धर्म में मिसफिट होता हूं, मैं इनके क्षेत्र में मिसफिट होता हूं, मैं इनके किसी काम का नहीं हूं, मेरा नाम कटवा देंगे, अपने अफसर को कह के भेजेंगे। वो कहेगा जी अब दिखाओ कागज। अब मैं कागज क्या दिखाऊं उसको? मेरे पास तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं है जी। अब जन्म प्रमाण पत्र क्या होता है? जन्म प्रमाण पत्र डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता। जन्म प्रमाण पत्र तो जन्म प्रमाण पत्र होता है जी। अब मैं कागज क्या दिखाऊं उसको? मेरे पास तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं है जी। अब जन्म प्रमाण पत्र क्या होता है? जन्म प्रमाण पत्र डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता। जन्म प्रमाण पत्र तो जन्म प्रमाण पत्र होता है जी, जब आप पैदा हुए थे उस वक्त बनता है, क्योंकि कह रहे हैं पासपोर्ट तो नहीं चलेगा, वोटर कार्ड जन्म प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा, अमित शाह जी ने कहा। फिर क्या होगा? फिर अधिकारी को इस कानून में अधिकार मिला हुआ है, सेक्शन 4(4) में लिखा हुआ है, वो मेरे नाम के आगे लिख देगा डाउटफुल, और उसके बाद में किसी दिन मुझे भी बांग्लादेशी घोषित कर देंगे, कहेंगे तुम्हारा नाम मनीष सिसोदिया है ही नहीं, तुम्हारे फादर का नाम धर्मपाल सिंह। अधिकार मिला हुआ है, सेक्शन 4(4) में लिखा हुआ है, वो मेरे नाम के आगे लिख देगा डाउटफुल, और उसके बाद में किसी दिन मुझे भी बांग्लादेशी घोषित कर देंगे, कहेंगे तुम्हारा नाम मनीष सिसोदिया है ही नहीं, तुम्हारे फादर का नाम धर्मपाल सिंह सिसोदिया, हम कैसे मान लें? तुम पिलखुआ से आए थे, हम कैसे मान लें? डाउटफुल हो, जन्म प्रमाण पत्र दिखाओ, पासपोर्ट कौन मानेगा? फिर मैं क्या करूंगा जी? फिर मुझे असम में डिटेंशन सेंटर भेजेंगे। इसलिए मैं डरा हुआ हूं, इसलिए जिन लोगों को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिल्ली के लोगों को वो डरे हुए हैं। इसलिए डरे हुए हैं कि कल को आप वोटर कार्ड से ही नहीं, मेरे घर से भी मेरा पत्ता कटवा दोगे, मेरी गली मोहल्ले से भी मेरा पत्ता कटवा दोगे। आपकी इंटेंशन वोटर कार्ड से नाम काटने की नहीं है, आपकी इंटेंशन उससे ज्यादा कहीं खतरनाक है।
आप नहीं चाहते हैं कि जो दलित अपनी मेहनत करके बिहार के किसी गांव से, उत्तर प्रदेश के किसी गांव से आके आज दिल्ली में अपनी जगह बना रहा है, उसको कॉन्फिडेंस मिल सके कि वो मेहनत करके आपके बराबरी पाके खड़ा हो जाए। आप नहीं चाहते हैं कि किसी अनपढ़ परिवार का किसान का बेटा, किसी मजदूर का बेटा, किसी सामान्य दुकानदार का बेटा, उसकी बेटी अगर दिल्ली में आके मेहनत कर रही है और कहीं उसने जगह बना ली है, आपको प्रॉब्लम है फंडामेंटली उससे। आप सामंतवादी सोच के साथ ये कर रहे हैं, आपकी साजिशें हैं इसमें। और उस साजिश का मैं किसी भाषण पे नहीं जा रहा, मैं तो कानून पे जा रहा हूं। कानून एम्पावर कर रहा है उस अफसर को जो मेरे घर आएगा और वो मुझसे पूछेगा मनीष सिसोदिया जी बताओ नाम क्या है, मैं कहूंगा मनीष सिसोदिया, बोलेगा कागज दिखाओ, दिखाओ सर्टिफिकेट, मैं कहूंगा जी पासपोर्ट देख लो, होगा पासपोर्ट नहीं मानूंगा, वो कहेगा वोटर कार्ड नहीं मानूंगा, वोटर कार्ड से तो नाम ही काटना है तुम्हारा, इस चक्कर में तो तुम्हारा सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं। वो कहेगा जन्म प्रमाण पत्र, अब 1972 का जन्म प्रमाण पत्र तो नहीं है जी, मैं तो फिर कहेगा पिताजी का, तो पिताजी का भी नहीं है जी, मेरे पास तो नहीं है जी। अब मेरा नाम इस वोटर लिस्ट से कटेगा कि नहीं कटेगा, मैं तो इसको लेकर शंका, मैं तो इस बात को लेकर डरा हुआ हूं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का, जो गोपाल राय जी का जो प्रस्ताव है, उसका समर्थन करते हुए, और राजनपाल गौतम जी ने एक बड़ी अच्छी बात, क्योंकि गरीबी की कही कैसे पुराने जमाने में। ये थे मनीष सिसोदिया जी, और जो जनगणना होने वाला है और जनगणना का ये बात जो है एनआरसी का हिस्सा है, वो किस तरह से जो है आपको पॉपुलेशन रजिस्टर में जोड़ करके और डाउटफुल लिखा जाएगा आपके प्रमाण के अभाव में, ये बता रहे हैं संसद में। और ये लोग अपना बैठे हुए हैं, उस पर अपना विचार विमर्श चल रहा है। ये बस इन सारे चीज़ों पर आपको सोचना है कि जो है ये जो सरकार चल रही है, किस तरह की जो मानसिकता है, उसको आप देखते हुए इस पर जो है आप विचार करिए। और जो है आगे मैंने जितने आपको वीडियो क्लिप दिखाया है, वो सभी वीडियो क्लिप से, यानी किसान आंदोलन से लेके सदन में चल रही बहस तक मैंने आपको वीडियो क्लिप दिखाने का काम किया है, और ताकि जो है आपको अच्छी जानकारी सही ढंग से पहुंच सके। तो आपको मैं अब आगे जो मैं आपको लास्ट में बात जो है गाइड करूंगा, वो ये बात की जो है किस तरीके से आपके साथ जो है वो घात होने जा रहा है। और आइए अब देखते हैं किस तरह से जो है आपको ये बात घातक की जा रही है, और जो है आपको ये स्पष्ट रूप से आप देखिए दोस्तों। अभी तक जो मैंने आपको दिखाने का काम किया वो जो है किसान आंदोलन, मैंने किसान आंदोलन से इस बात को उठाया कि किस प्रकार से जो है किसानों को भड़काने का काम किया गया, और किसानों को भड़काने का काम किया गया, और किसानों के बदनाम करने के लिए साजिश किया गया, और ये सरकार और पुलिस मिल कर के अपना कर रही थी। ये सारे चीज़ों को आपने देखा। संदीप पुनिया जी जो आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखा रहे थे, उनको कि सोच जनता को मालूम न हो जाए, इस भय से संदीप पुनिया को पुलिस वालों ने उठा लिया और फर्जी मुकदमा लाद करके उसको जेल के हवाले कर दिया, जो पत्रकार दिखा रहे थे। हालांकि वो अदालत में उनको ये आपको मिल चुका है, अदालत में जो है उनको मिल चुका है, जमानत मिल चुकी है, यह अच्छी बात है। लेकिन ये सरकार की मंशा, जिस पुलिस के विषय में हम सोचते हैं कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है और वो लगाई जाती है, उसकी ड्यूटी है, तो ये स्पष्ट जाहिर होता है कि वो पुलिस भी किसानों पर पथराव कराने, पेट्रोल बम से हमला कराने के जो योजना बनाई गई थी उसमें वो शामिल थी। और वो पूरी तरह से जो है इसको संदीप पुनिया जी ने पोल खोलने का काम किया है।
स्पष्ट रूप से आपने देखा और स्पष्ट रूप से आप समझने की कोशिश करिए। इतना ही नहीं, आपने ये भी देखा कि जो है पथराव किए जा रहे हैं और पथराव करने वाले जो लोग हैं वो बीजेपी के लोग हैं और अमित शाह से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ पहुंचे हुए लोग हैं। इसी तरह से जो प्रथम वीडियो क्लिप मैंने दिखाया, जो दिल्ली लाल किले पर झंडा फहराने के लिए जो दीप सिद्धू चढ़ा हुआ था, वो सारा जो फोटो क्लिप जो है बीजेपी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ वो लगा हुआ है और जो बीजेपी का सांसद है सनी देओल, उनके साथ जो है बिल्कुल वो क्रिएट लगा हुआ है। तो यह स्पष्ट जाहिर होता है आखिर जो है ये सारे क्लिपों को देखने के बाद कि जिस सरकार को हम चुन करके भेजते हैं, जिस सरकार को हम चुन करके भेजते हैं, ये आज़ादी में पहली बार देखने को मिलता है। आखिर जो यदि आप किसी मांग को लेकर के आंदोलन करते हैं तो सरकार आपको पुलिस से भी कुचलती है और आपको बदनाम करने के लिए, आपके ऊपर पथराव कराने के लिए वो अपना गुर्गे या गुंडे कहिए या सरकार का हिस्सा कहिए, उनको भेजती है ताकि आप भी उसके जवाबी पथराव करें, हिंसक हो जाए किसानों को, ताकि पुलिस को गोली चलाने में अच्छा मौका मिले। तो इस तरह से जो है ये प्रोग्रामिंग के साथ किया जा रहा था और एक सुनियोजित प्रोग्रामिंग के साथ आपने स्पष्ट देखा कि दिल्ली पुलिस ने वो जो है आपके सेना के जवान भी अपना स्पष्ट रूप से मैंने दिखाया, बताया, वो उन्होंने सेना के जो जवान हैं कि दिल्ली पुलिस ने आराम से उन लोगों को किला पर चढ़ने के लिए छूट दी और वहाँ पर जाने के लिए छूट दी और बाद में खुद ही दंगा फसाद करने का काम किया और किले पर वो खालसा का झंडा फहराने के लिए वो छूट दी और तिरंगा को अपमानित करने के लिए वो छूट दी। हालांकि वो जो झंडा फहराया था वो दीप सिद्धू वो किसी अलग गुंबज पर फहराया था, जहां सरकार या देश के प्रधानमंत्री मेन जगह पर तिरंगा फहराते हैं, वहां पर वो तिरंगा फहराने का काम नहीं किया था, वो बगल साइड में गुंबज पर फहराया था। लेकिन अपनी मंशा के तहत जो है एक लड़का जब तिरंगा धरा रहा है तो दीप सिद्धू उसको फेंक देता है, फिर खालसा का झंडा जो है उसको मिलता है तो उसको बांधता है। यही मुद्दा बनता है तिरंगा को अपमानित करने का। लेकिन वो जो अपमानित किया दीप सिद्धू, वो आपने देखा कि बिल्कुल बीजेपी का आदमी है और पुलिस जो वहाँ 50,000 पुलिस लगी हुई है, एक लोगों का ग्रुप जो है बड़े आराम से, जबकि पहले से सूचना है कि कुछ लोग घुसे हुए हैं, तो कुछ लोग घुसे हुए नहीं थे, वो घुसाए गए थे बीजेपी और पुलिस के तरफ से। किसानों को, किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए वो पूरी प्रोग्रामिंग करके वो घुसाए गए थे और वो जो है अपना उसको पूरी साजिश रची गई थी ताकि किसानों को उकसाया जाए और वो जवाबी पथराव वगैरह किसान भी करें ताकि ये कहा जाए कि पुलिस पर हमला कर रहे हैं और इनको गोली चलाने में आराम। हालांकि किसानों ने संयम बरती और ये भी देखने को मिला है, सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हो रहे हैं कि किसान जब दीप सिद्धू को पकड़ते हैं, उससे पूछताछ करते हैं तो दीप सिद्धू वो भागने लगता है और जो है फिर कोई उसको मोटरसाइकिल देता है और वो मोटरसाइकिल से फिर भाग जाता है। इन सारी घटनाओं को और ये भी आपको देखने को मिला आखिर जो है खुद जो बीजेपी के लोग जो पथराव कर रहे थे, बगल में पुलिस खड़ी है और उसको पथराव करवा रही है किसानों के ऊपर। यह बहुत ही एक देश के लोकतंत्र के लिए और आप सभी नागरिकों के लिए जिस पर आप भरोसा और विश्वास करते हैं उसके लिए एक दुखद बात है कि पुलिस खुद ही आप पर पथराव करा रही है और पुलिस खुद ही जो है हमला करवा रही है। उसका काम है सुरक्षा करना, बचाव करना, लेकिन वो एक सुनियोजित साजिश के तहत किसान आंदोलन पर वो हमला करवा रही है और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। संदीप पुनिया ने यह भी बताया कि पुलिस का पूरा प्लानिंग था, वो जो है अपना अगर वो जो रूट पर जाने के लिए पुलिस कह रही थी वो जो है बवाना वाला, तो बवाना वाला रूट में जो है ये पुलिस और बीजेपी के लोग किसानों पर पेट्रोल बम से हमला करने का पूरा प्रोग्रामिंग
बनाए हुए थे और उस पर जाते तो हमला होता। किसानों पर पेट्रोल बम का हमला हुआ भी, उसको किसानों ने दिखाने का काम भी किया है। तो इन सारे चीज़ों को मेरे दिखाने का मकसद है कि सच आप तक जो पहुँचे, सरकार की क्या मनसा है। और इस मनसा के तहत मैंने किसान आंदोलन से ले करके, यानी दीप सिद्धू के झंडा फहराने से ले करके किलो गाड़ने तक, यानी आपने ये भी देखा कि उन किसानों को, यानी 26 जनवरी के बाद जब किसान लौटे और सिंधु बॉर्डर जो भी उनका बॉर्डर है वहाँ पर लौटने के बाद जो वो फिर जो है अपना आंदोलन को चलाने के लिए आह्वान जो कर रहे थे, तो किसानों को रोकने के लिए किस तरह से बैरिकेड और कीले गाड़ने का काम किया गया है ये भी आपने देखा। इतना इंतजाम अगर सरकार पाकिस्तान पर करती तो पाकिस्तान का कोई उग्रवादी जो है भारत में नहीं घुस पाता, लेकिन बार बार ये जो है पाकिस्तानी उग्रवादी भारत में घुस जाते हैं। आतंकवादी कहिए, उग्रवादी कहिए, वो घुस जाते हैं और जवानों को मारने का काम करते हैं। चाइना का हालात जानते ही हैं, चाइना के बॉर्डर पर 20-22 अपने जवान मारे जा चुके हैं, लेकिन ये सरकार और प्रधानमंत्री कहते हैं कि चाइना की कोई गलती नहीं है, वहाँ पर कोई ये ब्रैकेट नहीं करते हैं, उस तरह की व्यवस्था नहीं करते हैं जिस तरह को दिल्ली में पहुँचने से किसानों को रोकने के लिए ये कर रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये सरकार की मनसा आम पब्लिक के आवाज़ को रौंदने का और पैरों तले कुचलने का यह एक दौर है। और आने वाले भविष्य में इस देश की जो भी जनता, जो सरकार द्वारा थोपे जाएंगे कानून, जो सरकार द्वारा किए जाएंगे, यदि आप विरोध करेंगे तो आपको इन्हीं कटीले रास्तों से, इन्हीं दुख भरी रास्तों से आपको गुजरना पड़ेगा। ये आपको पहचान मिल रहा है। तो इन्हीं के साथ साथ मैंने आखिर सरकार की मनसा किस तरह की है, सरकार के मनसा पर प्रकाश डालने के लिए अंतिम में मैंने आपको दिखाया कि ये जो है सरकार किस तरह की, बीजेपी आरएसएस की सरकार किस तरह की सोच रखती है। तो आने वाले भविष्य में जो जनगणना होने वाला है, फिर एनपीआर होगा, फिर एनआरसी होगा, ये जो करने वाली है, इस माध्यम से आपको डाटा कलेक्ट करके जो नियम कानून संशोधन करके ये एनआरसी के लिए बनाया है, उसको सदन में मनोज सिसोदिया जी उस कानून के किताब को जो बीजेपी ने बनाया है, बीजेपी की सरकार ने बनाया है, उसको ले करके जो है वो अपना सदन में चर्चा कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जो है 1950 से 87 तक के बीच में जो आप जन्म लिए हैं तो आपको जो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, लेकिन जो है आपको जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। जबकि सच बात यह है कि 1973 के बाद ही जन्म का ये सूची बनाने की तैयारी हुआ और जो 1972 से पहले 73 से पहले जो लोग जन्म लिए हैं उनका कोई डाटा सूची मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये सरकार करा ही नहीं रही थी, कोई प्रावधान नहीं था। तो वही मनोज सिसोदिया जी वो कह रहे हैं कि इनके पास अधिकारी आएंगे। जब एक सांसद का ये हाल है, जो ये विधायक का ये हाल है, जो मंत्री में बैठे हुए हैं और उनको ये डर सता रहा है कि इस तरह का जो सरकार कानून बना रही है और इस तरह के जो सरकार इस पर अमल कर रही है, तो कितने लोग और आम जनता का क्या हाल होगा, आप कहाँ से डॉक्यूमेंट लाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे, इसको सामना करना पड़ेगा। अगर मैं जो बताता हूँ तो आप लोग इसको झूठ मानते हैं, लेकिन मैंने इसलिए दिखाया कि देखिए ये सदन में भी इस बात की चर्चा चल रही है, यह सोशल मीडिया का अफवाह नहीं है बल्कि ये रियल फैक्ट है। आपको कानूनी अधिकार छीन करके ये जो आरएसएस और बीजेपी की जो मनसा है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का और जितने ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं उनको शूद्र घोषित करने का, उसी का यह एक प्लानिंग हिस्सा है। आपको हर तरह से कुचलने का हिस्सा है और कुचलने का एक षड्यंत्र है। आप कुचले जाएंगे और कुछ लोग कुचले जाने पर उसको बीजेपी को सपोर्ट करते हुए आप ही का एक भाई तमाशा देखेगा और कहेगा कि सही हो रहा है, और कुछ लोग पुलिस के द्वारा और कटीले द्वारा पथराव करके बदनाम करके रौंदे जाएंगे, जेल जाएंगे। आने वाला भविष्य यही होने वाला है जिस तरह से इस देश की मानसिकता है।
तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ जो है जय भारत मूल निवासी चैनल जो है आपको सच से रूबरू कराते हुए सच जो है आपको बिल्कुल निष्पक्ष और सच जो है आप तक पहुंचाने के लिए इन सारे वीडियो क्लिपों को संकलन करके मैंने आपको दिखाने का काम किया कि आप देखिए, समझिए और अपना रास्ता अख्तियार कीजिए कि आगे आपको आने वाले भविष्य में किस तरह से जीना है और किस तरह से देश में रहना है। आप अपनी तैयारी करिए, सोचिए, नहीं तो आने वाला दिन आपको दुखद हो सकता है अगर आपने सावधानी नहीं बरती, अगर आपने इस सरकारों के प्रति जो है अपनी कार्रवाई नहीं की। तो ऐसी सरकार देश में ये सरकार बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी नहीं चला रहे हैं। इस सरकार के पर्दे के पीछे से आरएसएस जो मोहन भागवत प्रमुख हैं आरएसएस के, वो चला रहे हैं और उनके साथ जो है ये सरकार जो है उनके चरण कदमों पर, क्योंकि उन्हीं के शिष्य हैं, वो चलने के लिए बाध्य हैं। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ जो है टाइम ज़्यादा हो जाने के चलते जो है मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने का काम करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाने का काम करिए और जो है लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सावधान करिए ताकि बीच देश में एक अपने अधिकार को बचाने के लिए, अपनी नागरिकता को बचाने के लिए इस पर आम जनता जो है डिसीजन और फैसला ले सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मैं विदा लेता हूं। आप अपना ख्याल रखिए और जो है आप ऐसे चैनलों को समर्थन कीजिए जो आपके ज़िंदगी से जुड़े हुए और सवालों को रूबरू करते हुए पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर इने गिने यूट्यूबर चैनल ही ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जैसे नेशनल दस्तक और जो धर्मेंद्र जी है ऑल इंडिया ओनली, और ऐसे जो है कुछ गिने चुने लोग रिपोर्ट दिखा रहे हैं। उनको भी जब सरकार के सामने पोल खुलता है तो वहाँ नेट कटवा देती है, लाइट कटवा देती है और पत्रकारों को गिरफ्तार करके जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाते हैं उसको जेल भेजने का काम कर रही है। यह अघोषित इमरजेंसी से भी खतरनाक अवस्था है। आपकी आवाज़ को कौन उठाएगा? क्योंकि आपकी आवाज़ को जो उठाएगा और सच आप तक पहुंचाएगा वो जेल जाएगा या सुनियोजित साजिश का शिकार होगा। इस पर पुनर्विचार आपको करना है, अन्यथा इस सरकार के साजिश से शिकार होने से आपको कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि आपके बीच कोई आवाज़ उठाने वाला कोई बचेगा ही नहीं, कोई बताने वाला बचेगा ही नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं आपको ये भी आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आप बार बार देखते हैं और सुनते हैं, अगर सरकार सही है, पुलिस सही है, तो घटना ये भी देखने को मिला है कि सिंधु बॉर्डर हो चाहे गाजीपुर का मामला हो, कहीं भी पहले पुलिस जाती है तो लाइट बुझा देती है और नेट काटती है। लाइट क्यों बुझाती है? पुलिस का काम है लाइट जलाना, लेकिन वो लाइट इसलिए बुझाती है ताकि उसके जो पुलिस है, पुलिस के बीच कुछ आरएसएस और बीजेपी के लोग जो है शामिल होते हैं दंगा फसाद करने के लिए, किसानों के खिलाफ साजिश करने के लिए। उनका चेहरा पहचान में ना आ जाए, वो सामने ना आ जाए, उनको बचाने के लिए ये लाइट काटने का काम करती है। और सबसे दुर्दन स्थिति तो ये है कि ये सरकार देश की जो जनता है, किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको पीने का पानी बंद कर रही है। और पीने का पानी बंद कर दिया, इसके बाद जो है वो अगर ऊपर से यानी दिल्ली से आम आदमी के अरविंद केजरीवाल जी ने जो है पानी भिजवाया तो उसको रास्ते में रोकवा दिया ताकि पानी के बगैर किसान मर जाए, पानी के अन्न के बगैर ये किसान मर जाए। इस तरह की मानसिकता और सोच रखती है ये सरकार, ये बीजेपी की सरकार, आरएसएस की सरकार। इसकी मानसिक स्थिति जो है सामने आ रहा है और ये जो है क्या सोचती है, ये भविष्य में क्या करने वाली है, जनता को, देश की जनता को किस एंगल से देख रही है, इन सारी चीज़ों को आपके सामने मैंने लाने का कोशिश किया। इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए आप इसको बार बार सोचिए, विचारिए और आगे आपको क्या करना है
मैं तो कहूँगा कि इस देश में नागरिकों को सतर्क होना होगा, इस देश में वकीलों को भी सतर्क होना होगा, कानून के जानकार लोगों को भी सतर्क होना होगा, और जो भी देश हित और जनता के हित करने वाले नेता हैं उनको भी अपनी परिस्थितियों पर, अपने विचारों पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। और ये तय करने की ज़रूरत है कि मौजूदा हालात के जो सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, जो आरएसएस से समर्थन से आरएसएस की चेलों की सरकार है, वो जो है सत्ता में रहने लायक है या नहीं है, आगे भविष्य क्या करने वाली है, ये सारे वीडियो क्लिप में जो मैंने दिखाया, यदि आपके पास दिमाग है, यदि आपके पास सोचने की क्षमता है तो आप खुद तय कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं दिखाने का काम किया। ये जय भारत मूल निवासी चैनल जो है उन सारे चीज़ों को दिखाने का काम करता है जो कभी कोई नहीं दिखाता, या जो दिखाया जाता है उसको दबा दिया जाता है या दबाने का प्रयास किया जाता है। मैं उन बहादुर चैनल नेशनल दस्तक और धर्मेंद्र जी जैसे लोग और संदीप पुनिया जैसे लोगों को बार बार धन्यवाद करता हूं और उनके हौसले को बुलंद करता हूं, ताकि समर्थन करता हूं कि दुख सह करके इस दुख भरी घड़ी में ग्राउंड जीरो रिपोर्ट करते हैं, और करने के बाद जो है देश की जनता को सच दिखाने का काम कर रहे हैं। और वहीं पर आज जो इंटरनेशनल मीडिया चैनल है, जो फर्जी वीडियो और प्रिंट मीडिया आपने देखा, फर्जी अखबार में तस्वीरें एडिट करके दिखाने का काम कर रही है, यानी इंटरनेशनल चैनल मीडिया जो है आपको ये बिल्कुल ये साफ साबित हो जाता है कि सरकार से पैसे लेकर सरकार और आरएसएस के इशारे पर काम कर रही है और उनके अनुसार न्यूज़ दिखाने का काम कर रही है और आंदोलनकारियों को बदनाम करने का काम कर रही है। दोस्तों, साथ ही ये सारी चीज़ें इस बात को पोल खुलता है, इन किसान आंदोलन में इस बात का पोल खुला कि सरकार और पुलिस मिल करके किस तरीके से सुनियोजित साजिश रच करके किसानों पर पथराव कर रही है, किसानों को बदनाम करने के लिए किले पर झंडा फहरवा रही है, और किसानों को बदनाम करने के लिए किसानों पर पेट्रोल बम से हमला करवाने वालों को सेटिंग किया हुआ है, प्रोग्रामिंग किया हुआ है। ये इस बात को सोचने के लिए मजबूर करता है। मैं कई बार कहा हूँ कि ये साजिश कोई नया नहीं है। पुलवामा हमला जो हुआ है, जो आपको जो है अर्णब गोस्वामी के चैट से भी पोल खुला है, उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, इस देश की मीडिया प्रयास कर रही है। पुलवामा की घटना कहीं कोई बाहर का उग्रवादी नहीं, बल्कि इस सरकार और आरएसएस के लोगों ने ही कराया था, इसी तरह से साजिश करके और ये बदनाम करने के लिए और आपके गुमराह करने के लिए पुलवामा की घटना और उरी की घटना ये बार बार करवाते हैं और बार बार आपको गुमराह करते हैं, और आपके बीच में जा कर के आपको देशभक्त बन करके, राम भक्त बन करके ये आपसे वोट लेते हैं और राम राज लाने का प्रयास करते हैं, राम राज लाने की ये बात करते हैं। तो इस तरह की मानसिकता को आपको सोचने के लिए, और आप उसकी भावनाओं में आप बह जाते हैं और अपने आने वाले पीढ़ी को खतरे में डालते चले जाते हैं। आज जो बीजेपी इतना सशक्त हो करके यह सब कुछ साजिश कर रही है, जबकि उसका ये काम नहीं था। वो जनता को हित करने के लिए, जनता को सुरक्षित करने के लिए चुन करके गई है, लेकिन वो किसानों की बात को न समझ करके उल्टे उसको बदनाम करने की बात कर रही है, उल्टे उसको बदनाम करने की साजिश रच रही है। इस तरह से पूरे खुलासा हुआ है, इसी तरह से ये घटनाएं अंजाम कराती है। 26/11 के हमला में भी और ये कराया और नाम हुआ दूसरे का, पाकिस्तान का, और ये जो पुलवामा का हमला जो हुआ इसमें भी आज तक कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ। इसका दुख खुद देश के जवान रो रहे हैं और उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने इस बात को देखा, मैं उस पर कभी फिल्म बनाऊंगा। इस तरह से जो है अब किसानों के आवाज़ को दबाने के लिए इंतजाम, किले, बैरिकेड किस तरह से सीमेंटेड किले गाड़ करके बनाए जा रहे हैं, आपने इसको स्पष्ट रूप से देखा। तो जो है इस तरह की मानसिक सोच जो है, जो सरकार और सांसद रहते हैं, ये तो पूरे का पूरे जो है ये देशद्रोह का, राजद्रोह का मामला है। जो देश का सरकार
खुद जो है हमला करवाती है, आतंकवादियों को नियुक्त करती है। इसका मतलब कि उसका साठगांठ भारत में रहने वाले आतंकवादियों के संगठन के ही वो पार्टी है, क्योंकि उसी वो सेटिंग करके इस देश में आतंक फैलाने का और काम कर रही है। ये किसान आंदोलन में जो आया है, ये छवि और वीडियो क्लिप जो भी आया है, जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से लोग दिखा रहे हैं, इससे स्पष्ट जाहिर होता है। लेकिन फिर भी जो है आप भक्ति करेंगे और भक्ति का मतलब अंधा हो जाएंगे, और अंधा होकर के फिर अपने आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाने में आप तैयारी करेंगे। मुझे मालूम है, अगर आप चतुर हैं, यदि आपके पास दिमाग है, तो इस बात को सोचिए। ये मामला आप तक केवल नहीं है, बल्कि आपको आने वाली पीढ़ी को बिल्कुल गुलाम बना करके और सारे अधिकारों को हनन करने का ये प्रोग्राम है, ये संकेत है। मैं बार बार दिखाता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।